साथियों नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए ग्रेजुएशन पोर्शन अपन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, साइंस की हम यहाँ पे बात करते हैं। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी आपको बताया आपका एग्ज़ाम हो गया अच्छे से, फिर हमने सिलेबस का एनालिसिस किया, तो मैंने आपको बताया कि जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है वो मैं आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीट करा दूंगा। बाकी जो सीनियर सेकेंडरी वाला जो पोर्शन है वो आप खुद से कर सकते हो, नहीं कर सकते तो आप जिस कोचिंग में जा रहे हो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है वो क्या है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। जो ग्रेजुएशन की बुक्स हैं वो भी हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, हर स्टूडेंट के पास। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पोर्शन को मैं करा देता हूँ। साथ में जो ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उनकी मैं टॉपिक वाइज पीडीएफ भी अपलोड करा रहा हूँ। ठीक है, एक दो टॉपिक्स जो हैं मैंने वो कंप्लीट करा दिए हैं, बाकी धीरे धीरे और भी होते जाएंगे। अभी क्या है, बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप लग गया। मैंने जो 22-23 तारीख से बोला था वीडियो शुरू करने का, लेकिन किसी कारणवश मैं शुरू नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा आज से अपन शुरू कर देते हैं। तो पहली वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो आरपीएससी है उसने अपना सिलेबस जारी कर दिया है। सिलेबस जारी कर दिया, आपने हर जगह देख लिया होगा, हर जगह वीडियोस आपने देख लिए होंगे कि क्या नया जुड़ा क्या नया हटा। तो मुझे नहीं लगता कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता है। तो फिर भी आपको लगता है कि बनानी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बना दूंगा। बाकी ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है बनाना। ठीक है, तो जो नए टॉपिक्स हैं मैं बात कर रहा हूँ, जो न्यू टॉपिक्स हैं वो अभी आपको जो है कोचिंग वाले हैं, यदि अभी शुरू करिए आपने कोचिंग तो वो तो करा के ही चलेंगे साथ में। जो सेल्फ स्टडी वाले बंदे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको जो न्यू टॉपिक्स हैं वो भी कराए जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात थी। हम बात कर रहे हैं पहली यूनिट से, बिल्कुल अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहली यूनिट है अपनी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मैं बता दूं इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो देखना, सबसे पहले टॉपिक आपका दिया गया है, आप सिलेबस देखोगे तो सेल साइकिल, मियोसिस, माइटोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, यानी कि जो कोशिका चक्र है, समसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है, और क्या है उनके सिग्निफिकेंस यानी कि उनके महत्व हैं। फिर दूसरी चीज़ दी गई है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि प्रतिलिपिकरण डीएनए का। फिर ट्रांसक्रिप्शन है यानी कि अनुलेखन है। फिर ट्रांसलेशन है यानी कि अनुवादन है। ये चीज़ें जैसे ही हो जाती हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है क्या, पहला यूनिट, जिसमें सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ये जो टॉपिक है ये सेल बायोलॉजी के अंदर आता है, ये भी सेल बायोलॉजी के अंदर आता है, और ये जो है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर टॉपिक आते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ेंगे, पहला टॉपिक सेल साइकिल, मियोसिस, माइटोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बता दिया। पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमारे सामने आएगा सेल साइकिल। फिर हम पढ़ेंगे माइटोसिस और उसका महत्व क्या है। फिर हम पढ़ेंगे मियोसिस और उसका महत्व क्या है। फिर हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, यानी कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो बुक है, ठीक है, यानी कि जिस बुक से, जिस ग्रेजुएशन वाली बुक से मैंने आपको बताया था, सीवीएच की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो सीवीएच की बुक की जो पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है, कोशिका चक्र की कंप्लीट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बाकायदा नाम डाला हुआ है मैंने। इसके बाद यदि मैं ये जो पीडीएफ आपको बना रहा हूँ, यानी ये जो पीपीटी है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे अपन वीडियो डालेंगे उस वीडियो के नीचे ही मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो, जिसमें सेल डिवीजन पढ़ेंगे और सेल साइकिल पढ़ेंगे, जिसमें माइटोसिस, मियोसिस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है सेल डिवीजन वगैरह। तो देखिए, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो लैंगिक जनन करते हैं, उनकी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जब आपने 11th-12th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, यानी कि लैंगिक जनन पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक जनन के लिए दो पेरेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, और दोनों पेरेंट अलग अलग गैमेट बनाते हैं। एक मेल गैमेट बनाता है जिसे स्पर्म कहते हैं, एक फीमेल गैमेट बनाती है जिसे अपन एग कहते हैं। इन दोनों का मिलन होता है, इस मिलन को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद एक संरचना बनती है जिसे अपन जाइगोट कहते हैं, या फिर जिसे युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जो लैंगिक जनन कर रहा है, उसकी जो लाइफ है वो यहाँ से शुरू होती है, 2n से, यानी कि युग्मनज से शुरू होती है, जाइगोट से शुरू होती है। इस जाइगोट के अंदर कोशिका विभाजन होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं, कोशिका विभाजन होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, और कोशिका क्या करती है, ग्रो करती जाती है, और एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 32, 64, इस प्रकार से जो विभाजन है वो चलता रहता है, डिवीजन है वो चलता रहता है, और एक फुली ग्रोथ ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक पूरा जीव बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है पहली चीज़।
आगे हम बात करेंगे जो सेल डिवीज़न है वो है क्या, तो देखना सेल डिवीज़न क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो एक सेल होती है जिसे अपन पेरेंट सेल कहते हैं, ये डिवाइड कर जाती है दो नई सेल के अंदर जिनको अपन डॉटर सेल कहते थे। यानी कि एक सिंगल सेल होगी जिसे अपन पेरेंट सेल कहेंगे, ये ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद दो नई डॉटर सेल के अंदर ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इस सिंपल सी चीज़ को अपन कहते हैं सेल डिवीज़न। ठीक है। सेल डिवीज़न क्या है, मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका हमें पता है क्या होती हैं कि ऐसी सेल्स होती हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है, जिनका न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। पहली चीज़ तो उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, दूसरा इनके पास सारे सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज हमें देखने को मिल जाते हैं। चूँकि इनका जो संरचना है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियर वेल डेवलप्ड है, इनका न्यूक्लियस है, इसके सेल ऑर्गेनेलीज हैं, तो सबको मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वहीं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो ये प्रिमिटिव प्रकार का इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनकी प्राचीन प्रकार का केंद्रक होता है, साथ ही साथ इनके पास जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते तो जितनी कम चीज़ें होंगी उतना मैनेजमेंट हमें कम लगेगा, और जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होंगी, उनको मैनेज करने में उतना ही टाइम लगेगा। इसलिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जटिल प्रक्रिया होती है, प्रोकैरियोट में थोड़ी सी सिंप्लीफाई होती है। हम बात करें सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल क्या होता है, किसी भी लाइफ की किसी भी सेल की जो लाइफ होती है वो क्या होती है, सेल साइकिल होती है। यानी कि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो क्या होती है, सेल साइकिल होती है। फॉर एग्जाम्पल सुनना, मान के चलिए ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल क्या करेगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी तो ये क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। ग्रो करने के बाद ये क्या करेगी, आगे दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड करके क्या हो जाएगी, दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक सिंगल सेल थी, ये दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट होगी, दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट होगी, तो ये जो पूरी साइकिल चली, ये एक सेल की क्या है, लाइफ साइकिल है। सेल की क्या है, लाइफ साइकिल है, क्योंकि यही इसकी लाइफ है। पहले एक थी, उसने दो डॉटर बना दी, तो उसकी लाइफ तो खुद की तो खत्म हो गई, आगे दो डॉटर सेल बन गई। तो ये इसकी क्या है, लाइफ साइकिल है। ठीक है। तो जो सेल साइकिल होती है वो कहते हैं किसी भी सेल की लाइफ साइकिल होती है। चलिए, अब हमारे सामने इंपॉर्टेंट आ रहा है कि सेल साइकिल होती क्या है। तो देखो, सेल साइकिल क्या होती है, एक सीक्वेंस होता है किसका, इवेंट्स का, यानी कि घटनाओं का एक क्रम होता है जिसमें सेल क्या करती है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है। अपने जीनोम को क्या करती है, डुप्लीकेट करती है। पहली चीज़, डुप्लीकेट का मतलब होता है प्रतिलिपि बनाती है, उसकी फोटोकॉपी बनाती है। फिर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनका सिंथेसिस करती है, यानी कि उनका निर्माण करती है, उनका संश्लेषण करती है। ठीक है। संश्लेषण करती है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो कोशिका के लिए जो अदर कंपोनेंट्स हैं जो आवश्यक है उनका क्या करती है, सिंथेसिस करती है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। जैसे मैं बात करूं आपसे, तो डीएनए का क्या करेगी, यहाँ पे सिंथेसिस करेगी। इन सारी चीज़ों का रेप्लिकेशन करेगी, आरएनए का सिंथेसिस करेगी। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ आपसे, तो एटीपी का सिंथेसिस करेगी। ठीक है। इन सारी चीज़ों का क्या करती है, संश्लेषण करती है। और फिर क्या करती है, जो सेल है इवेंचुअली डिवाइड हो जाती है, यानी कि आगे चल के विभाजित हो जाती है दो डॉटर सेल में। इस टर्म को अपन क्या कह देते हैं, सेल साइकिल कह देते हैं। सिंपल सी बात। जो सेल साइकिल है उसको डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था किसके द्वारा, प्रीवोस और ड्यूमस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1824 के अंदर इसको खोज लिया था। कब खोजा था, जब ये फ्रॉग के जाइगोट में क्लीवेज का अध्ययन कर रहे थे, यानी कि जो फ्रॉग का युग्मनज होता है, मेंढक का जो युग्मनज होता है उसमें ये विदलन का अध्ययन कर रहे थे, क्लीवेज का अध्ययन कर रहे थे, तब इन्होंने इस चीज़ को खोजा था कि सेल साइकिल होती क्या है। ये एक सीरीज़ होती है जिसमें स्टेज होती हैं, सेल पास करती है, उन स्टेजों को धीरे धीरे वो डिवाइड कर जाती है और नई सेल को प्रोड्यूस कर देती है। इसे अपन सेल साइकिल कहते हैं। सिंपल सी बात। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल साइकिल क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, देखना सेल साइकिल अपन शुरू करना उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल आखिर डिवाइड कर क्यों रही है। सेल आखिर डिवाइड कर क्यों रही है, क्या आवश्यकता पड़ी उस सेल को डिवाइड करने के लिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी यदि हम बात करें कि सेल को क्यों डिवाइड की आवश्यकता पड़ी, तो देखना एक चीज़ चलती है, आप ग्रेजुएशन की बुक में देखेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद एक चीज़ चलती है, जैसे इसी को अपन क्या कहते हैं, करोनप्लाज्म थ्योरी भी कहते हैं, इसी को अपन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी कहते हैं, और इसी को न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी कह देते हैं। इसको दिया था किसने, हर्टवेग नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। ये होता क्या है, सुनना। मान के चलिए एक सिंपल सी सेल है, यहाँ पे मैंने सेल को बनाया, एक सिंपल सी सेल है। अब ये सेल क्या करेगी, सबसे पहले ग्रोथ करेगी। क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। जैसे ही ये सेल ग्रोथ हो जाएगी तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाएगी, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसके पास जो न्यूक्लियस है, इसके पास जो केंद्रक है वो तो एक ही है। ठीक है। जब ये न्यूक्लियस था इस सेल के पास, तो इसको इतना एरिया अपना मैनेज करना था, इतनी सारी चीज़ें अपने को देखनी थी। लेकिन सेल ने क्या करा, ग्रोथ करने के बाद साइटोप्लाज्म का जो मात्रा है, साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, या फिर मैं कहूँ साइटोप्लाज्म की मात्रा, उसको बढ़ा लिया। लेकिन न्यूक्लियस बेचारा इतना सा रह गया। अभी न्यूक्लियस को मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी न्यूक्लियस को इतना एरिया मैनेज करना था, अब न्यूक्लियस को इतना सारा एरिया मैनेज करना है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि यहाँ पे न्यूक्लियस मना कर देगा इस एरिया को मैनेज करने से, कि सर मेरे बस की बात नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि डिस्टर्ब हो जाएगा।
न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो का मतलब क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, जिस रेशियो में चीज़ें चल रही हैं उस रेशियो में गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस था, वो इतने साइटोप्लाज्म के लिए मैनेज करने के लिए बना था, लेकिन साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ गई, न्यूक्लियस उतना ही रहा, तो रेशियो क्या हो गया, गड़बड़ गया, डिस्टर्बेंस आ गई। यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ गई तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर सूचनाएं भरी हुई हैं, वो सूचनाएं क्या कहेंगी कि अब आपको सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब सेल को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, इसको बांटना चाहिए, दो भागों में तोड़ना चाहिए। ऐसे शुरू होता है सेल डिवीजन। ठीक है, देखना, तो ये जो एनपी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स होती है या फिर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होती है, इसमें होता क्या है, वी एन रेशियो बी सी माइनस वी एन। समझना क्या होता है, वी एन का मतलब होता है केंद्र का आयतन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब ये है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है बटे, बटे का मतलब क्या है यहाँ पे, वी सी का मतलब होता है कोशिका का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सेल, और बी सी माइनस वी एन का मतलब है साइटोप्लाज्म का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो मैं यदि यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ कि एन वाई सी, सी का मतलब क्या है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, ध्यान रखना है आपको। तो एन पी या फिर के आई इज इक्वल टू एन अपॉन सी, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, एन अपॉन सी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम, सुनना, क्योंकि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो है वो तो एक ही है, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया। सॉरी, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, बढ़ गया, और न्यूक्लियस क्या हो गया, कम। चूंकि न्यूक्लियस ऊपर है इसलिए हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस क्या हो गया, कम। यदि कोई आपसे पूछे इसी को अपन ऊपर नीचे कर दें, जैसे मैंने साइटोप्लाज्म को ऊपर रख दिया और एन को नीचे रख दिया, अब क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ रहा है तो के आई भी क्या होगा, बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का रेशियो कम हो रहा है तो न्यूक्लियस से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने को सी कहाँ है, ऊपर रखा हुआ, साइटोप्लाज्म ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के आई में सही क्रम कौन सा है, एन अपॉन सी का मान कम होगा और सी अपॉन एन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि कोशिका को डिवीजन क्यों करना पड़ता है। कोशिका को डिवीजन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो गड़बड़ा जाता है। कोशिका रेगुलरली क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, वृद्धि कर रही है, वृद्धि कर रही है तो उसके साइटोप्लाज्म में वृद्धि हो रही है, साइटोप्लाज्म में वृद्धि हो रही है तो न्यूक्लियस ने मना कर दिया मैनेज करने के लिए कि भाई इतनी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर सकता, कुछ अलग करिए। कुछ अलग क्या करेंगे, तो अंदर से सूचना आएगी, अंदर से इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है आप अपना सेल डिवीजन कर लीजिए, दो बना लीजिए एक से। जब दो बनाएंगे तो जो डीएनए है वो दो भागों में अलग अलग टूट जाएगा, जो साइटोप्लाज्म है वो दो अलग अलग भागों में हो जाएगा। जैसे ही साइटोप्लाज्म अलग अलग भागों में हो जाएगा तो वापस से जो सेल बनेंगी वो छोटी सेल बनेंगी, छोटी सेल बनेंगी तो उनके पास न्यूक्लियस भी अपना अपना होगा और वो मैनेज कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार तो पेपर के अंदर ये वाला रेशियो ही पूछ लिया था कि के आई इज इक्वल टू वी एन अपॉन बी सी माइनस वी एन, कौन सा इनमें से सही है। तो चार ऑप्शन किस प्रकार से बनेंगे देखना। अगला ऑप्शन यहाँ इस तरीके से बन सकता है, बी सी माइनस वी एन। अगला ऑप्शन इस तरीके से बन सकता है, वी एन इज इक्वल टू बी एन माइनस वी सी। तो इस तरीके से चार ऑप्शन इसमें यहाँ पे बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला जो है इसका बिल्कुल करेक्ट सही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ये सारी चीज़ें भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, और जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुपात आपको ध्यान रखना है, बी एन इज इक्वल टू बी सी माइनस वी एन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब सेल साइकिल में हम फेजेस की बात करेंगे कि सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं, सेल साइकिल किस तरीके से स्टार्ट होती है। स्टार्ट आपको पता चलेगा क्यों स्टार्ट होती है, क्यों डिवीजन उसको करना पड़ता है। हम फेज की बात करते हैं। देखना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टू सेल। यानी कि जो सेल साइकिल है उसका जो ड्यूरेशन होता है, इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो वेरी करता है, वो भिन्नता दिखाता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। हर जीव में अलग अलग सेल साइकिल की ड्यूरेशन होती है, अवधि जो है वो अलग अलग होती है कोशिका चक्र की हर जीव में। इसके बाद बात करूँ यदि हम एक ही जीव में बात करें तो उसकी कोशिकाओं में भी डिफरेंस होता है, यानी कि उसकी कोशिकाओं में कोई कोशिका है वो जल्दी डिवाइड कर जाएगी और कोई कोशिका है वो लेट डिवाइड करेगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल देख लें तो देखिए सेल साइकिल जो है ह्यूमंस के अंदर 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। एक सिंपल चिक सेल की हम यहाँ पे बात करें, कि गाली की कोशिकाओं की हम यहाँ बात करें तो वो 24 घंटे के अंदर एक सेल से दो सेल बन जाती हैं। वहीं हम यदि यीस्ट के अंदर बात करें तो यीस्ट में यही जो टाइम है वो 90 मिनट्स का लगता है, आपको ध्यान रखना एग्जाम्पल। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैंने एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे बनाया है, टेबल आपको बनाइए, देखना क्या होगा कि टाइप ऑफ सेल मैंने यहाँ पे लिखी है और ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जो इक्वलाई होता है उसको एक बार डिवाइड करने के लिए कितने मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं। यीस्ट जो होता है उसको 90 मिनट्स लगते हैं एक कोशिका से दो कोशिका बनाने में। ह्यूमन सेल इन कल्चर, यानी कि एक मैंने कल्चर मीडियम बनाया, कल्चर मीडियम के अंदर उसमें मैंने ह्यूमन सेल को डाल दिया। जैसे चीक सेल को मैंने ले लिया, चीक सेल को ही लिया जाता है, चीक सेल को मैंने लिया तो उसमें जब मैंने डिवीजन देखा तो 24 घंटे के अंदर वो जो कोशिका है वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई। इसी तरीके से जो हमारा स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक के अंदर क्या होती है, लाइनिंग होती है जो कि एचसीएल से उसकी सुरक्षा करती है। लेकिन जब वो एचसीएल के संपर्क में रहती है, एचसीएल के संपर्क में रहती है तो वो रेगुलरली वहाँ से डैमेज होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के बाद उसको वापस रिपेयर करना पड़ता है, मरम्मत करनी पड़ती है। मरम्मत करने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 से 4 दिन के अंदर वापस से न्यू लेयर वहाँ पे बन जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक
ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हर्ट सेल और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं करती। अभी जब हम आगे बात करेंगे सेल साइकिल में, तो सेल साइकिल में आपको पता होगा जी1 फेज आता है, एस फेज आता है, जी2 फेज आता है और एक जी0 अवस्था आती है। जी0 अवस्था का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो यदि उस अवस्था के अंदर कोशिकाएं चली गई तो वहाँ से फिर वो वापस डिवीज़न नहीं कर सकती। ठीक है। तो जो हर्ट सेल होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो कहाँ चली जाती है, परमानेंटली जी0 अवस्था में चली जाती हैं और वो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकती। हर्ट सेल के अंदर यदि एक बार चोट लग गई या किसी तरीके से न्यूरॉन्स जो है वो हमारा डैमेज हो गया तो वो वापस से डिवाइड नहीं करते, वापस से डिवाइड नहीं करते तो वो पुनः नई कोशिका नहीं बन सकती। इसलिए हमें बताया जाता है कि भाई हमें चीज़ों को ध्यान से रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करें सेल साइकिल के फेज़ की। हम यहाँ पे बात करेंगे सेल साइकिल के कितने फेज़ होते हैं। तो देखिए सेल साइकिल के दो फेज़ होते हैं, एक होता है इंटरफेज़ और दूसरा होता है एम फेज़। दोनों फेज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है सिंपल सा, जिसमें आपको एक बार में मैप की तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से होती हैं। देखना, सबसे पहले हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखना, एक होता है इंटरफेज, मैंने आपको बता दिया, जिसे अंतरावस्था कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है एम फेज, जिसे अपन मेटाबॉलिक फेज भी कह देते हैं। एम का मतलब ही क्या होता है, मेटाबॉलिक होता है। इंटरफेज जो है तीन भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले जी1 फेज होता है, फिर एस फेज होता है, फिर जी2 फेज होता है। आप देखेंगे 2011 आरपीएससी 2011 के अंदर आप देखोगे तो यही सीक्वेंस पूछ लिया था एक बार। तो हालांकि वो चीज़ अब नहीं पूछी जाती, अब लेवल के पेपर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। यही सीक्वेंस पूछ लिया था कि इनको सही क्रम में जमाइए। तो जी1 एस जी2 है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद माइटोटिक फेज आएगा, सॉरी मेटाबॉलिक फेज आएगा, जिसे अपन एम से डिनोट करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसी में कहीं जी0 भी आ जाता है, जो कि एस से जी1 से पहले आता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करें किसके बारे में, एम फेज के बारे में, जिसे मेटाबॉलिक फेज अपन कहते हैं। ये आगे दो भागों में डिवाइड रहता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, जिसे अपन कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में शब्द है कैरियो, कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे न्यूक्लियर डिवाइड करेगा। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन करेगा, डिवाइड करेगा, विभाजन करेगा। ठीक है। कैरियोकाइनेसिस की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें चार स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद करेंगे, PMAT, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है। चलिए हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन इंटरफेस की तरफ बढ़ते हैं। इंटरफेस में होता क्या है, देखना। इंटरफेस क्या है, एक प्रकार का नॉन डिवाइडिंग फेज है, यानी कि यहाँ पे चीज़ें जो है डिवाइड नहीं करती, इसमें डिवीज़न नहीं होता। चूंकि डिवीज़न नहीं हो रहा, फिर भी ये कितना टाइम ले लेता है, लगभग पूरे सेल डिवीज़न का 95% ऑफ टाइम ले लेता है। ठीक है। ये होता क्या है, तो ये दो एम फेज के बीच की प्रावस्था होती है, आपको ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है, तो प्रिपरेशन होती है सेल डिवीज़न की। अब देखिए आपको बताता हूँ मैं। मान के चलिए अभी आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कितना समय लगेगा, 9 से 10 महीने आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे। 9 से 10 महीने आप क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम की बारी आएगी, फाइनल जब एग्ज़ाम की बारी आएगी तो आपको 5 घंटे के अंदर एग्ज़ाम आपका फ्री करवा दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का एग्ज़ाम आपका जीके का और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम आपका साइंस का, यानी कि सब्जेक्ट का। तो टोटल कितने घंटे लगे, 4.5 घंटे में आप फ्री हो गए। ठीक है। लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो प्रिपरेशन में आपको कितना टाइम लगा, 9 से 10 महीने का प्रिपरेशन का टाइम लगा, और आपके टाइम कितना लगा, केवल और केवल 4.5 घंटे में आप फ्री हो गए, जो भी आपने तैयारी करी थी उसमें। बस वही चीज़ यहाँ पे है कि इंटरफेस क्या है, एक प्रकार से प्रिपरेशन फेज़ है। क्या है, प्रिपरेशन फेज़ है। ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को किस चीज़ के लिए, कि आगे सेल डिवीज़न कर सके। तो प्रिपरेशन कर रहा है तो प्रिपरेशन में लंबा टाइम लगता है, इसलिए ये 95% ऑफ टाइम ले जाता है। और जब एम फेज़ अपन पढ़ेंगे, माइटोटिक फेज़ अपन पढ़ेंगे, डिवीज़न फेज़ अपन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लेस देन 5% टाइम वहाँ पे लगेगा। ठीक है। चलिए, तो ये होगा कि यहाँ पे प्रिपरेशन करेगी। प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे आप सेल साइकिल देख सकते हैं। देखना, इंटरफेस यहाँ पे दिया गया है, ये रहा इंटरफेस, जिसमें कौन कौन सी स्टेज है। सबसे पहले जी1 है, जी1 से पहले ही आ जाती है कौन सी, जी0 फेज। फिर आता है एस फेज, फिर आता है जी2 फेज। ठीक है। चलिए, इसको क्या कहा गया, सेल साइकिल की सबसे एक्टिव अवस्था है, ये सबसे सक्रिय अवस्था है। इसको क्या है, जो हॉवर्ड और पेल नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 3 सब स्टेज के अंदर बांटा था। कौन सी थी, यही जो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जी1 फेज आता है, फिर एस फेज आता है, फिर जी2 फेज आता है। जी1 में जो जी है, जी1 में जी है, इसका मतलब होता है गैप 1। सिंथेसिस में एस है, सॉरी एस फेज में जो एस है उसका मतलब होता है सिंथेसिस फेज, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, चीज़ें सिंथेसिस होंगी। जी2 का मतलब होता है गैप 2 फेज। कौन सा फेज, गैप 2 फेज। ठीक है। एक एक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखना, सेल साइकिल यहाँ एक एक शुरू हो रही है। हम सबसे पहले जीवन फेज़ की यहाँ पे बात करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें लिख रखी हैं, तो आपको समझना है सिर्फ। जीवन फेज़ यहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे पहले सेल की जो इंटरफेज़ है वो यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है। शुरू हुआ यहाँ से जी0 फेज़ है। जी0 फेज़ से कोशिका निकल गई, निकलने के बाद मान के चलिए वो जी1 में एंटर कर जाती है। पहले अपन जी1 को समझ लेते हैं। जी1 में वो कोशिका क्या करती है, एंटर कर जाती है। अब जी1 में होगा क्या क्या, सुनो।
जीवन में सबसे पहले होती है सेल की ग्रोथ, यानी कि कोशिका क्या करती है, पहले वृद्धि करती है, अपने साइटोप्लाज्म में वृद्धि करती है। इसके बाद क्या होता है कि मोस्ट ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनका डुप्लीकेशन होता है, यानी कि उनकी जो है वो संख्या जो है डबल हो जाती है। मोस्टली ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनकी संख्या डबल हो रही है, क्यों? क्योंकि आगे दो कोशिकाएं बनेंगी तो दो में अलग अलग चीज़ें चाहिएंगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनकी जो है वो दो चाहिएंगी। ठीक है, ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, डुप्लीकेट होने लगती हैं। मोस्टली जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तो आरएनए, अमीनो एसिड, प्रोटीन और एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पेपर में यदि पूछा जाएगा आपसे कि आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो आपको बता देना है आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, जीवन फेज के अंदर होता है। पेपर में आपसे पूछा जाएगा अमीनो एसिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो आपको बताना है जीवन फेज के अंदर होता है। पेपर में पूछा जाएगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो आपको बताना है जीवन फेज के अंदर होता है। अब सुनना, जब एस फेज आएगा, सिंथेसिस फेज आएगा, जहाँ पे डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा, यानी कि डीएनए जो है वो डबल होगा, तो वहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। और एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी तो एंजाइम क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन किससे बनते हैं, तो प्रोटीन हमें पता है, प्रोटीन किसके पॉलीमर्स होते हैं, अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। और अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, आरएनए से बनते हैं। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। प्रोटीन डायरेक्ट थोड़ी हमारी बॉडी में पाया जाता है। हम आगे देखेंगे कि आरएनए से क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। आरएनए से क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए जीवन फेज के अंदर पहले कौन बना, आरएनए बना, फिर उनसे क्या बनेंगे, अमीनो एसिड बनेंगे, फिर क्या बनेंगे, वहाँ से प्रोटीन बनेंगे। ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया ही चल रही है। इसके बाद बात करूँ, एटीपी का सिंथेसिस होता है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो एटीपी का सिंथेसिस भी क्या होता है, जीवन फेज के अंदर हो रहा है, ध्यान रखना। इसके बाद बात करूँ तो मॉलिक्यूलर सिग्नल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर सिग्नल्स का मतलब क्या होता है, आणविक सूचक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि आगे सूचना करेंगे कि ठीक है, जीवन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब कोशिका कहाँ जाए, एस फेज में चली जाए। समझ में आ गई आपको बात, कौन कौन सी चीज़ों का होगा, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आरएनए का होगा, अमीनो एसिड का होगा, प्रोटीन का होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा। और कहाँ होगा ये, ग्रोथ फेज के अंदर, वन फेज के अंदर होगा, नहीं जीवन फेज के अंदर होगा। ठीक है, अब सुनना, जैसे ही जीवन फेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो कोशिका कहाँ एंटर कर जाएगी, एस फेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, सिंथेसिस फेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। सिंथेसिस में किस किस चीज़ का सिंथेसिस होगा, सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, फिर सेंट्रियोल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेशन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है। तो आपको बताना है कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे होता है, एस फेज के अंदर होता है। इसके बाद पूछा जाता है हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो एस फेज के अंदर होता है, सिंथेसिस फेज के अंदर होता है। डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है कहाँ पे, एस फेज के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज के अंदर होता है, आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहते हैं, सेम रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। कथन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए का कंटेंट तो डबल हो गया, ठीक है, डीएनए जो है रेप्लिकेट कर गया, एक से दो बन गए डीएनए, लेकिन क्या क्रोमोसोम नंबर बदले क्या, नहीं, क्रोमोसोम नंबर कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। सुनना, हम जो क्रोमोसोम्स हैं उसको काउंट किस प्रकार से करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्रोमोसोम्स को जो काउंट किया जाता है उनके बीच, यानी सेंट्रोमियर से काउंट किया जाता है कि कितने सेंट्रोमियर हैं। तो आप देखना, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक सेंट्रोमियर है, यहाँ पे क्या है, बीच में इनके सेंट्रोमियर पाया जा रहा है। अब सुनना, यहाँ पे हमने जब देखा कि बीच में डीएनए जो मटेरियल था वो ये है, ठीक है, एक था, 2C मान के चलिए इसको, कितना है, 2C। लेकिन जैसे ही हमने आगे दिया, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन होने के बाद ये कितना बन गया, ये 4C बन गया। कितना बन गया, 4C बन गया। लेकिन हमने क्या देखा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, यहाँ पे भी कितने सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर, यहाँ पे भी कितने सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहा, लेकिन डीएनए कैसा हो गया, डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पे देखो एक डीएनए है, यहाँ पे डीएनए के कितने धागे बन गए, दो धागे बन गए। ठीक है, तो यही चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि डीएनए 2C से कितना हो जाता है, 4C हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि यहाँ पे भी 2N है और यहाँ पे भी क्या है, 2N। इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, G2 फेज़ के बारे में, यानी कि गैप 2 फेज़ के बारे में। यहाँ पे क्या होता है कि आगे जितने ऑर्गेनेल्स थे जो डुप्लीकेट हो गए थे, लेकिन कुछ ऑर्गेनेल ऐसे थे जो डुप्लीकेट नहीं हो पाए थे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, ये भी क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आरएनए, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स। अब यहाँ पे प्रोटीन कौन सी बनेगी, वहाँ पे स्टोन प्रोटीन बन गई थी, यहाँ पे प्रोटीन कौन सी बनेगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोटीन यहाँ पे कौन सी बनेगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगी। और क्यों बनेगी, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे, स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम्स को एक पोल से दूसरे पोल की तरफ लेके जाएंगे, वो कौन लेके जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर वो बने होते हैं। तो हमें ट्यूबुलिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनेगी, G2 फेज़ के अंदर बनेगी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनका कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। यानी कि जब तक वो धागे जैसी संरचना में पड़े हुए हैं, लेकिन अब वो कहाँ आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, अब वो एक दूसरे से उलझ जाएंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे, उनका संघनन होना शुरू हो जाएगा, वो कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। और होता कैसे है, तो H1 जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके फॉस्फोराइलेशन से ये चीज़ प्रोसेस होती है, आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है।
कि आपसे पूछे कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट कहाँ होता है, तो G2 फेज़ के अंदर वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? और होता कहाँ है, तो प्रोफेज़ के अंदर होता है। तीसरी चीज़, दूसरी चीज़ आपसे पूछेंगे कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम किसकी वजह से होता है, तो H1 हिस्टोन के फॉस्फोराइलेशन से होता है, जिससे इनके अंदर जो पानी होता है, जो जल होता है वो निकल जाता है। पानी होता है निकल जाता है, जिससे ये कहाँ जाते हैं, पास-पास आ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है? आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है? समझ आ रही है तो वीडियो को अभी से आप लाइक कर दें, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। पानी निकल जाएगा, पानी निकलने के बाद क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होने के बाद आगे की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे और शुरू होगी अगली प्रोसेस। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा कौन सा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगी, यानी इंटरफेस जो है वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया। इंटरफेस क्या हो गया, पूरा हो गया। सबसे पहले सेल ने ग्रोथ करी, ज़्यादातर ऑर्गेनिज थे वो क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। उसके बाद आरएनए अमीनो एसिड प्रोटीन एटीपी सिंथेसिस हो गया, मॉलिक्यूलर सिग्नल्स प्रेजेंट थे। फिर हिस्टोन का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि डीएनए को पैकेज करना है, डीएनए का जो कंटेंट है वो यहाँ पे डबल हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, सेंट्रियोल का क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, क्योंकि अलग अलग पोल के ऊपर जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहे, सेम रहे। जो डीएनए था वो 2C से 4C हो गया, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या रहा, 2N से 2N ही रहा। फिर G2 फेज में क्या रहा, ऑर्गेनेज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। आरएनए अमीनो एसिड प्रोटीन्स, कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना। और क्यों स्टार्ट हुआ है, H1 हिस्टोन प्रोटीन के फॉस्फोराइलेशन से स्टार्ट हुआ, जिससे पानी का निष्कासन हो जाता है, पानी वहाँ से निकल जाता है, ठीक है? यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अब देखना, अब हम आगे बात करते हैं, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, चलिए। अब डेफिनेशन ऑफ ऑल फेजेस, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि डेफिनेशन होती है ऑल फेज की। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जब कथन वाले क्वेश्चन बनते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखना, हमने यहाँ पे बात की, सबसे पहले फेज कौन सा शुरू होता है, इंटरफेज शुरू होता है। फिर कौन सा होता है, एम फेज आता है, फिर इंटरफेज, फिर एम फेज, फिर इंटरफेज, फिर एम फेज, फिर इंटरफेज। यहाँ पे जो प्रोसेस है ये सीधी चलती रहती है, इतनी सी बात, ठीक है? इंटरफेस की हमने बात की कि इंटरफेस तो सर 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले G1 फेज होता है, फिर S फेज होता है, फिर G2 फेज होता है, फिर वापस M आ जाता है। फिर वापस I का दूसरा जो इंटरफेस है उसके 3 भाग आ जाएंगे, G1 आ जाएगा, S आ जाएगा, G2 आ जाएगा, फिर M आ जाएगा। फिर वापस से I के 3 भाग आ जाएंगे, G1 आ जाएगा, S आ जाएगा, G2 आ जाएगा, फिर वापस M आ जाएगा, फिर वापस I के 3 भाग आ जाएंगे, और हैंड्स ऑन ये आगे प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। अब सुनना, अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरफेस क्या है सर, तो इंटरफेस क्या होता है कि ऐसा फेज जो 2 सक्सेसिव M फेज के बीच में पाया जाता है। मान के चलिए इस आई की हम यहाँ पे बात कर लें, तो यहाँ पे एम है तो इधर भी कोई एम होगा। चलिए इस एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। यदि कोई हमसे पूछे इंटरफेस क्या है, तो 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में पाया जाने वाला फेज कौन सा है, इंटरफेस है। समझ में आ गया? ऐसे ही कोई आपसे पूछे कि एम फेज क्या है, तो एम फेज है 2 सक्सेसिव आई फेज के बीच में पाया जाने वाला फेज कौन सा है, एम फेज है, ठीक है? उसे अपन इंटरफेस कहते थे, आई फेज़ कह देते हैं, सॉरी। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे जीवन फेज़ क्या है, तो जीवन फेज़ आप देखें यहाँ पे, इसको समझें। सबसे पहले जीवन फेज़ क्या होता है, एम और एस के बीच का फेज़, यानी कि एम माइटोटिक फेज़, मेटाबॉलिक फेज़, और एस फेज़ सिंथेसिस फेज़ के बीच का जो फेज़ पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, जी फेज़ कहते हैं। चूंकि सिंथेसिस फेज़ से पहले ये पाया जा रहा है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, प्री सिंथेसिस फेज़ कहेंगे। G2 फेज़ की हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या होता है, फेज़ बिटवीन S एंड M फेज़। S एंड M कहाँ है, क्या देखना, G2 कहाँ है, S और M के बीच में आ रहा है, S और M के बीच में आ रहा है G2 फेज़। इसे अपन पोस्ट सिंथेसिस कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि सिंथेसिस के बाद आ रहा है। G1 को प्री कहते हैं क्योंकि सिंथेसिस पहले आता है, पोस्ट का मतलब बाद में। ऐसे ही आपसे पूछे एस क्या है, तो एस क्या होता है, G1 और G2 के बीच में पाया जाता है, कौन सा फेज है, सिंथेसिस फेज है। ऐसे ही आपसे पूछे एम क्या है, तो एम क्या है, G2 और G1 के बीच में पाया जा रहा है, G2 और G1 के बीच में पाया जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 101%। यदि थ्योरी का क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको एक चार्ट बना लेना है सिंपल सा, और आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम सेल डिवीजन के प्रकार की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है कि कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखना, कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होते हैं बेसिकली। पहला होता है एमाइटोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस, और तीसरा होता है मियोसिस। एमाइटोसिस को असूत्री विभाजन कहते हैं, माइटोसिस को समसूत्री विभाजन कहते हैं, और मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। एमाइटोसिस की हम यहाँ पे बात करें, असूत्री विभाजन की हम एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्टली प्रोकैरियोट्स के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, क्रोमेटिन बराबर भागों में नहीं बंटता, यानी कि जब डुप्लीकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती तो क्रोमेटिन बराबर भागों में नहीं बंटता। केंद्रक मध्य भाग में दबाव के कारण टूट के 2 भागों में बढ़ जाता है। बहुत सिंपल सी ये विभाजन होता है, बहुत सिंपल सा डिवीजन होता है, कुछ नहीं होता। केंद्रक, ये मान के चलिए सेल है, ये यहाँ पे केंद्रक बना दिया। अब होगा केंद्रक जो है इसके ऊपर दबाव आएगा, दबाव आने के बाद केंद्रक 2 भागों में टूट जाएगा, भाग में टूटेगा, सेल भी 2 भागों में टूट जाएगी, और ये क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, ठीक है? इसके बाद होता क्या है, ये 2 चरणों में पूरा होता है। एक कैरियोकाइनेसिस होता है, एक साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस मतलब जीवद्रव्य का विभाजन। इस तरीके से असूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे माइटोसिस की, यानी कि सोमेटिक सेल डिवीजन, जिसे हम समसूत्री विभाजन में कह देते हैं। ध्यान रखना, माइटोसिस को क्या कहा जाता है, सोमेटिक सेल डिवीजन कहा जाता है, समसूत्री विभाजन कहा जाता है। सोमेटिक सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि ऐसा विभाजन जो सोमेटिक सेल के अंदर होता है,
ठीक है, आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर दो सेल्स पाए जाते हैं, एक सोमेटिक सेल्स होती हैं और एक सेक्स सेल होती हैं या फिर रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं। सोमेटिक सेल का मतलब होता है जो कायक कोशिका होती है, हिंदी में इनको क्या कहा जाता है, कायक कोशिका कहा जाता है, जिनसे पूरा शरीर बनता है। और कायक कोशिकाओं को छोड़कर जितनी भी हमारी बॉडी में पाई जाती है उनको अपन जनन कोशिका कहते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि सोमेटिक सेल डिवीजन यानी कि कायक कोशिका में होने वाला विभाजन कौन सा होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। और जनन कोशिकाओं में होने वाला डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस होता है। बस सिंपल सी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, माइटोसिस की हमें बात करें तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्या किया, माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले माइटोसिस जो शब्द है इसमें माइटोस आता है, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड लाइक। ये कहाँ होता है, तो ये कायिक कोशिका में होता है यानी कि सोमेटिक सेल में होता है। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। ये कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस में हो रहा है। डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कैसी रहती है, पेरेंट सेल के बराबर रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम्स की संख्या कैसी रहती है, पेरेंट सेल के बराबर रहती है। हिंदी में आप देखना समसूत्री, सूत्र का मतलब गुणसूत्र से लिया गया, सम का मतलब होता है समान। ठीक है, यानी कि जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम थे बराबर रहते हैं किसके अंदर, डॉटर सेल के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स। ठीक है, चूंकि क्रोमोसोम्स का नंबर समान है, क्रोमोसोम की संख्या समान है डॉटर सेल के अंदर, तो जो डॉटर सेल बनेगी यानी कि डॉटर कोशिका बनेगी, जो डॉटर सेल बन रही है वो कैसी होगी, एग्जैक्टली पेरेंट सेल के समान होगी। चाहे हम उसकी मॉर्फोलॉजी देख लें, चाहे हम उसकी एनाटॉमी देख लें, बिल्कुल कैसी रहेगी, एग्जैक्ट पेरेंट सेल के बराबर रहेगी। इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, कि कोशिका द्रव्य में स्पिंडल अपैरेटस का निर्माण होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें स्पिंडल अपैरेटस का निर्माण होता है। स्पिंडल अपैरेटस में क्या होते हैं वो हम आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें किसके बारे में, पादपों में यदि अध्ययन करना हो, पादपों में यदि अध्ययन करना हो माइटोसिस सोमेटिक सेल डिवीजन, तो हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेनेशिया के यंग लीफ और रूट ऑफ ऑनियन में हम इसका क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो चरण होते हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस को क्या कहते हैं अपन, केंद्रक विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक विभाजन कहते हैं। साइटोकाइनेसिस को अपन क्या कहते थे, कोशिका द्रव्य विभाजन कह देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और कंप्लीट हमारा माइटोसिस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा है इनमें, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखना। कैरियोकाइनेसिस हमने पहले भी देखा था, उसकी चार फेजेस होती हैं कैरियोकाइनेसिस की। सबसे पहले उसका प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है, फिर टीलोफेज आता है। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हमने देखा था। प्रोफेज में कुछ नहीं होता, जो केंद्रक में जो चीज़ें पाई जाती हैं यानी कि जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। हमने पता था H1 हिस्टोन प्रोटीन के फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। मेटाफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है एक दूसरे के पास पास आके एक दूसरे से चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद जो बीच वाली प्लेट है वहाँ पे जाके कहाँ जाएंगे, बिल्कुल ये सेंटर में आ जाएंगे, मेटा प्लेट में आ जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा कि ये जो सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल से एक स्पिंडल फाइबर निकलेगा, एक धागे जैसी संरचना निकलेगी जो यहाँ पे कहाँ जुड़ेगी, यानी कि क्रोमेटोकोर पे आके जुड़ जाएगी। ठीक है, सेंट्रोमियर पे आके जुड़ेगी, काइनेटोकोर जिसे अपन कह देते हैं। ठीक है, काइनेटोकोर पे आके जुड़ेगी और एनाफेज में क्या होगा कि इन दोनों को बीच में से तोड़ दिया जाएगा, यानी कि इसकी एक वाली लड़ी उधर चली जाएगी और एक वाली लड़ी इधर चली जाएगी। इस तरीके से कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। और टीलोफेज में क्या होगा कि इनमें वापस से जो जो ये दो कोशिकाएं बन गई, यहाँ पे वापस से इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बनना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और शुरू हो जाएगी तो टीलोफेज के अंदर वो बनकर कंप्लीट हो जाएगी और आगे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस जो है दो भागों में बट गया और फिर सेल डिवीजन, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है इसका भी क्या होना शुरू हो जाएगा, डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, और क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस एक बार के लिए कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगी कौन सी, साइटोकाइनेसिस। तो ये जो मैंने आपको अभी सिंपल सी बात बताई, इसको अपन को डिटेल में पढ़ना है। चलिए माइटोसिस देखिए यहाँ पे अपन पहले एक बार और सिंपली देख लेते हैं। देखना क्या होता है कि सबसे पहले इंटरफेस आती है। इंटरफेस में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है और सेल प्रिपेयर हो रही है किसके लिए, डिवीजन के लिए। अब इंटरफेस के बाद तुरंत क्या आ गया, प्रोफेज आ गया। प्रोफेज में एंटर हुई कोशिका। प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम जो है वो थोड़े थोड़े विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रियोल जो है वो सेपरेट हो जाता है और मूव करने लग जाए कहाँ, पोल्स के अंदर। ये जो सेंट्रियोल है हमें पता है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ था एस फेज के अंदर। एस फेज के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ और ये क्या होगा, अलग अलग अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। प्रोमेटाफेज यानी कि मेटाफेज से पहले की अवस्था में क्या होगा, सुनना। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिस्टिंग्रेट हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा, बिल्कुल वहाँ से चीज़ें हट जाएंगी। क्रोमोसोम्स जो है वो मूव करने लग जाएंगे कहाँ पे, मेटाफेज प्लेट के अंदर, यानी कि बीच में बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हटना क्यों जरूरी था, तो सुनना होता क्या है वो मैं चलो आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो मेटाफेज में क्या होगा कि बिल्कुल प्लेट पे आके जाएंगे और यहाँ पे जो नीले नीले धागे आपको दिखाई दे रहे हैं इसको अपन क्या करें, स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं। स्पिंडल फाइबर कहाँ जाएंगे, इनको बिल्कुल सेंट्रल में आके चिपक जाएंगे। क्रोमोसोम्स की जो लाइन है वो अप हो जाती है, अटैच टू द स्पिंडल फाइबर एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे आके वो चीज़ चिपक जाएगी। फिर एनाफेज में क्या होगा, स्पिंडल जो फाइबर्स होते हैं वो पुल्स करना शुरू करेंगे, इनको पीछे की तरफ खींचना शुरू करेंगे, सिस्टर क्रोमेटिन को खींच देंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो डिकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, वापस से क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन धागे के अंदर
शुरू हो जाएंगे। होंगे कैसे? तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं वापस से पानी का अवशोषण करेंगे, सोख लेंगे पानी को, अवशोषण करने के बाद पुनः ये क्या हो जाएंगे, डिकंडेंस हो जाएंगे और न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बनना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म जो है वो सेपरेट हो जाएगा और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बन जाएंगे। अब इसको एक एक चीज़ को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें किसकी, प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज होता क्या है, तो एम फेज की सबसे लंबी अवस्था है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली तो ये सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, एम फेज की, तो प्रोफेज है। दूसरा, गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन का प्रारंभ, यानी कि जो न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका संघनन यानी कि कंडेंसेशन यहाँ से प्रारंभ होता है। कंडेंसेशन क्या होता है, प्रारंभ होना शुरू होता है इस अवस्था से। सेंट्रियोल जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाना गति कर देते हैं। आपको पता होगा सेंट्रियोल जो बने थे, सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन हुआ था वो एस फेज के अंदर हुआ था, वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मान के चलिए सेंट्रियोल बन गए, सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल की तरफ, यानी कि ये इधर आना शुरू हो जाएगा और ये इधर आना शुरू हो जाएगा, अपोजिट पोल के ऊपर चलना ये शुरू कर देंगे। ठीक है, और इनसे धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर निकलना भी शुरू हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो एस्ट्रल रेज निकल रही है यहाँ से। दूसरा होगा क्या, यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आप देख रहे हो ये डॉटेड बन रही है, यानी ये धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो रही है। क्या होना शुरू हो रही है, डिसअपियर होना शुरू हो रही है। इसके अलावा इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनीज पाए जा रहे थे वो सेल ऑर्गेनीज क्या हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे। उनको तोड़ तोड़ के कहाँ चिपका दिया जाएगा, इधर दीवार के सारे, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, उनको चिपका दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ हो क्यों रही है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हो क्यों रही है। तो देखना, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस होगी कि मतलब क्या, यहाँ पे क्रोमोसोम बनेंगे, क्रोमोसोम बनने के बाद इनका सेपरेशन होगा, यानी कि जो पूरी प्रोसेस चलेगी इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर चलेगी। तो यदि यहाँ पे सेल ऑर्गेनीज आ गए, कोशिकांग यहाँ पे आ गए, तो जगह ही नहीं मिलेगी। जगह नहीं मिलेगी तो फिर ये प्रोसेस होगी कैसे, तो इसलिए नेचर क्या करती है, इनको बिल्कुल साइड कर दिया जाता है, पूरी जगह खाली कर दी जाती है, मैदान को खाली कर दिया जाता है और मैदान खाली होकर अब यहाँ पे सारी प्रोसेस होगी। न्यूक्लियस जो है, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल हट जाएगी, सेल ऑर्गेनीज जो है वो बिल्कुल हट जाएंगे, हटने के बाद बिल्कुल सेंटर में ले लिया जाएगा सारी चीज़ों को, फिर मेटाफेज प्लेट पे ले लिया जाएगा और दोनों को तोड़ लिया जाएगा, तोड़ के अलग अलग कर दिया जाएगा और वापस से फिर सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, सेंट्रियोल के चारों तरफ प्रोटीन के जलीकरण से जो एनिमल सेल्स होती हैं उसमें एस्ट्रल रेज बनती हैं। क्या बनती है, एस्ट्रल रेज बनती हैं। अभी हम आगे देखेंगे, अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखना यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो बने स्पिंडल फाइबर, जो आपको लंबे लंबे धागे जैसी संरचना, ये तो स्पिंडल फाइबर है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको अपन एस्ट्रल रेज कहते हैं। ये किससे बन रही है कि सेंट्रियोल के चारों तरफ प्रोटीन का जलीकरण हो रहा है। इसके बाद प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल तो पाया नहीं जाता, ये हमें पता है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, तो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता तो एस्ट्रल रेज भी नहीं पाई जाएंगी, एब्सेंट होंगी। ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दो प्रकार का माइटोसिस हुआ, एक हुआ एनेस्ट्रल माइटोसिस और दूसरा हुआ एस्ट्रल या फिर एम्पीएस्ट्रल माइटोसिस। एनेस्ट्रल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एस्ट्रल रेज नहीं पाई जा रही हैं, तो एनेस्ट्रल किसमें होगा, हायर प्लांट्स के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल उपस्थित नहीं है। एनेस्ट्रल और एम्फिएस्ट्रल माइटोसिस किसके अंदर पाया जाएगा, जो एनिमल सेल्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रियोल पाया जाता है तो उनके अंदर एस्ट्रल रेज बनेंगी। एस्ट्रल रेज बनेंगी तो उस जो माइटोसिस होगा अपन एस्ट्रल माइटोसिस उसको कहेंगे। अब महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी होती हैं देखना, सबसे पहले क्रोमेटिन जाल से गुणसूत्रों का विभेदन होना शुरू हो जाता है, यानी कि डिफ्रेंशिएट होंगे क्रोमेटिन, जो धागे हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं उनसे क्या बनेंगे, गुणसूत्र बनेंगे, क्रोमोसोम बनेंगे। किससे बनेंगे, कंडेंसेशन यानी कि संघनन की प्रोसेस से बनेंगे। और संघनन होगा कैसे, हमें आपको बताया था, H1 जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसका फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन होगा तो वाटर का जो है वो वाटर निकल जाएगा, पानी वहाँ से हट जाएगा, पानी हट जाएगा तो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस का विलुप्त होने हैं, इनकी क्या होती है, बिल्कुल यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था डिसअपियर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि खाली जगह चाहिए, बिल्कुल सारा काम बीच मैदान में होगा तो चीज़ें खाली चाहिए। जो तर्कु उपकरण यानी कि स्पिंडल एपेरेटस है अथवा माइटोटिक एपेरेटस का बनना यहाँ पे शुरू हो जाता है। माइटोटिक जो एपेरेटस होता है या स्पिंडल एपेरेटस होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, वो आगे हम देखेंगे, देखना। माइटोटिक एपेरेटस में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले सेंट्रियोल होता है, फिर एस्टर्स होते हैं और लास्ट में स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है क्या, माइटोटिक एपेरेटस। स्पिंडल फाइबर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, देखना। सबसे पहले होते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स, जिसे अपन क्रोमोसोमल फाइबर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये फाइबर अटैच होते हैं कहाँ पे, काइनेटोकोर पे। देखना, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ आ गए, बिल्कुल सेंटर में आ गए। दूसरा कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सेंट्रल जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ आ गए, बिल्कुल सेंटर पे आ गए। क्रोमोसोम के यहाँ पे देखेंगे आप, एक छोटी सी संरचना दिखाई दे रही है, इसको अपन कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं इसको, अपन काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। तीनों पे मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ऐसे स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकलेंगे, ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कहाँ अटैच हो रहे हैं, काइनेटोकोर पे अटैच हो रहे हैं। कहाँ अटैच हो रहे हैं, काइनेटोकोर पे अटैच हो रहे हैं। तो इनको अपन क्या कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर कहते थे या फिर क्रोमोसोमल फाइबर कहते थे, क्योंकि ये कहाँ पे अटैच हो रहे हैं, काइनेटोकोर पे अटैच हो रहे हैं। यहाँ पे होता क्या, काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं ये, और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑन द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, यानी कि ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कहाँ पे, सेंट्रोमियर ईच क्रोमोसोम पे जाके।
एक्शन क्या होता है जब एनाफेज बनेगा, जब एनाफेज आएगी, एनाफेज आने के बाद काइनेटोकोर जो फाइबर्स हैं वो शॉर्टन हो जाएंगे, पुल हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ, यानी कि इस तरफ गति करना वो शुरू कर देंगे। इस तरफ गति करेंगे तो दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा काइनेटोकोर फाइबर का क्या काम है। आगे देखना, अगले होते हैं कंटिन्यूस फाइबर, जिसे अपन पोलर फाइबर कहते हैं, जिसे ध्रुवीय तंतु भी कहा जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है, दीज फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम द वन पोल एंड एक्सटेंड टू द अपोजिट पोल। अब देखना, यहाँ पे ये है कौन से, आपको कंटिन्यूस फाइबर पोल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बीच में कहीं भी ये टुकड़े नहीं हैं, जुड़े नहीं हैं। यहाँ एक पोल से शुरू होकर और दूसरे पोल तक जाके ये अटैच हो रहे हैं। ठीक है, एक पोल से शुरू हो रहे हैं और दूसरे पोल पे जाके ये जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैं आपको वापस बना के दिखा देता हूँ रेड कलर से जो, तो इनको अपन क्या करें, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कह रहे हैं या फिर पोलर फाइबर्स इनको कहा जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये क्रोमोसोम पे अटैच नहीं होते, पैचेस जो है इनका एक्शन क्या है सुनना, दे एलोंगेटेड ड्यूरिंग एनाफेज पुशिंग द स्पिंडल पोल्स अपार्ट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप्स। अब यहाँ पे ये करते क्या है सुनना, तो ये करते क्या है कि इन चीज़ों को जब एनाफेज के अंदर जब ये सेपरेट हो रहे होंगे, यहाँ पे इधर हो रहे होंगे, तो इनकी लंबाई को बढ़ाने का ये काम करते हैं, इन कोशिका को लंबी करने का काम करते हैं कौन, ये पोलर फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद होते हैं इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर का फंक्शन क्या होता है, ये दीज फाइबर आर फॉर्म बिटवीन द सेपरेटिंग ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के अंदर जब होते हैं, सेपरेट हो रहे होते हैं ग्रुप्स, तो वहाँ पे ये बन जाते हैं। इनका बेसिकली कोई फंक्शन होता नहीं है। ये क्या करते हैं, अलाइनमेंट एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम बाय होल्डिंग देम ऑन अ मेटाफेज प्लेट। ये क्या करते हैं, जब ये मेटाफेज प्लेट पे यहाँ बने रहेंगे तो इनको होल्ड करने का काम करते हैं, केवल होल्ड करने का काम करते हैं। यहाँ पे बीच बीच में बने रहते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार के हमने क्या देख लिए, फाइबर्स देख लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, मेटाफेज के बारे में। तो एनाफेज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। एनाफेज के अंदर हुआ क्या, वापस आपको बता देता हूँ फिर से, सॉरी, प्रोफेज कंप्लीट हो गई। प्रोफेज के अंदर हुआ क्या, वापस आपको बता देता हूँ कि क्रोमेटिन जाल से गुणसूत्र का विभेदन हो गया, यानी कि गुणसूत्र क्या हो गया, संग्रहण होना शुरू, कंडेंस होना शुरू हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्मा, न्यूक्लियस क्या हो गई, विलुप्त हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, और स्पिंडल एपेटाइटिस बन गया, यानी कि सेंट्रियोल वहाँ पे बनकर स्पिंडल फाइबर्स वहाँ से निकलना शुरू हो। आगे हम बात करते हैं, देखना मेटाफेज के बारे में। अगली स्टेज हमारी कौन सी आ रही है, मेटाफेज आ रही है। देखना, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो है साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। क्यों फैल गए, क्योंकि न्यूक्लियर जो एनवलप है वो वहाँ से हट गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ से हट गई, केवल क्रोमोसोम बचे थे, वो कहाँ फैल गए, साइटोप्लाज्म में फैल गए। इसी अवस्था में गुणसूत्रों की आकारकी का अध्ययन किया जा सकता है। आकारकी यानी कि मोर्फोलॉजी। कोई आपसे पूछे कि मुझे क्रोमोसोम्स की मोर्फोलॉजी का अध्ययन कहाँ सबसे अच्छी स्टेज में मैं कर सकता हूँ, तो मेटाफेज में आप कर सकते हो। याद कैसे करोगे सुनना, मोर्फोलॉजी एम से और मेटाफेज एम से। ठीक है, चलिए इसके बाद होगा क्या है, जो गुणसूत्र हैं जो क्रोमोसोम में इक्वेटोरियल प्लेट पे आके व्यवस्थित हो जाते हैं। ये रही इक्वेटोरियल प्लेट, जिसे अपन मेटाफेज प्लेट भी कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आके क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। इसके बाद जो क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर का भाग है वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है। यानी कि ये देखिए क्रोमेटिड्स हैं, ये हैं क्रोमेटिड्स। ठीक है, और इनका काइनेटोकोर वाला भाग है, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, यहाँ पे ही आपको बताया था। ये इसके काइनेटोकोर वाले भाग पे आकर जुड़ जाते हैं, कौन, स्पिंडल फाइबर। ये जुड़ रहे, देखो ये वाले भाग। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये अटैच हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, अटैच हो गए। ठीक है, आगे होगा क्या कि जब ये खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, यहाँ पे ये खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, तो होगा क्या कि जो सेंट्रोमियर है वो तो ध्रुवों की तरफ चला जाएगा, और जो भुजाएं हैं वो मध्य रेखा की तरफ रहेंगी। जैसे मान के चलना, मैंने यहाँ पे एक क्रोमोसोम बनाया, एक क्रोमोसोम बनाया। ठीक है, इस क्रोमोसोम में क्या हुआ कि यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहा था, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आके जुड़ा, काइनेटोकोर पे आके जुड़ा। अब जब ये स्पिंडल फाइबर इसको अपनी तरफ खींचेगा, स्पिंडल फाइबर इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो सुनना, ये मध्य वाली प्लेट है, ये मध्य वाली प्लेट है। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये खिंचती हुई किस प्रकार से दिखाई देगी, वो मैं आपको वापस बना के दिखा देता हूँ कि इसका सेंट्रोमियर, इसका काइनेटोकोर तो ये रहा। ठीक है, इसका काइनेटोकोर तो ये रहा, और इसकी जो भुजाएं हैं, इसकी जो भुजाएं हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगी, इस तरीके से बनेंगी। ठीक है, खींचेगा तो कुछ इसी तरीके से खींचा जाएगा इसको, इस वाले आप समझ सकते हैं, इसको अगर खींचेंगे तो इस तरीके से खींचेगा, तो इसकी भुजाएं कहाँ हो जाएंगी, ऑटोमेटिक मध्य रेखा की तरफ हो जाएंगी, और इसका जो ध्रुव है, सॉरी, इसका जो सेंट्रोमियर है वो किधर हो रहा है, ध्रुव की तरफ हो रहा है। बस इतनी सी बात है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगली आती है हमारे सामने कौन सी, एनाफेज अवस्था। एनाफेज में होता क्या, सुनना, सेंट्रोमियर का विभाजन, सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रोमियर का क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, यहाँ पे डबल हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई, यहाँ पे डबल हो गई। क्यों, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर जाते हैं। अर्ध गुणसूत्र जो है, ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये जो क्रोमेटिड्स हैं, दूसरे ध्रुवों की ओर जाना, विपरीत ध्रुवों की ओर जाना क्या कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको वापस बता देता हूँ, पिछले चित्र में मैं आपको बताया था कि जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है वो तो कहाँ होगा, ध्रुवों की तरफ होगा, और जो भुजाएं हैं वो कहाँ हो जाएंगी, मध्य प्लेट की तरफ हो जाएंगी। सबसे अल्पकालिक अवस्था है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड वाली स्टेज कौन सी है, तो एनाफेज। कुछ भी नहीं होता इसमें, केवल ये दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं।
इसके बाद होगा क्या, कौन सी आएगी, टीलोफेज अवस्था आएगी। टीलोफेज में क्या होगा, सुनना, रिवर्स प्रोफेज स्टेज है, यानी कि जो प्रोफेज में हो रहा था उसको जस्ट उल्टा होगा। तो हम पूछेंगे सर प्रोफेज में क्या हो रहा था, तो प्रोफेज में हमने क्या देखा था, न्यूक्लियर एनवलप जो है डिसअपियर हो रहा था, जितने भी सेल ऑर्गेनिज बन रहे थे वो खत्म हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे। तो उसका जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप जो है वापस आना शुरू हो जाएगी, जितने भी जो सेल ऑर्गेनिज थे वो खत्म हुए थे वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनना, रिवर्स प्रोफेज स्टेज के बाद क्या होगा, गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचकर जल अवशोषित करेंगे, यानी वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और असंग्रहित होकर डीकंडेंस होकर फैल जाएंगे, वापस डीकंडेंस हो जाएंगे। पुनः क्रोमेटिन जाल का निर्माण हो जाएगा, वापस से क्रोमेटिन जो जाल है वो बन जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर प्लाज्मा रीअपेयर हो जाएंगे, वापस होना शुरू हो जाएंगे। इसके पश्चात साइटोकाइनेसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है मैं समझता हूँ आपको जो इंटरफेस है वो भी समझ में आ गया होगा और एम फेज है वो भी समझ में आ गया होगा। कैरियोकाइनेसिस अपना यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन साइटोकाइनेसिस की बात कर लेते हैं। तो साइटोकाइनेसिस जो है दो प्रकार से होता है, एनिमल सेल के अंदर फॉरो फॉर्मेशन होती है, यानी कि खांच विधि के द्वारा होता है, और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। सुनना, एनिमल सेल की हम यहाँ पे बात करते हैं तो होता क्या, फॉर्म फॉर्मेशन के लिए खांच बनती है, क्या बनती है, खांच बनती है, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ यहाँ पे सेल जो है दबना शुरू होगी और धीरे धीरे गहरी होती जाएगी, गहरी होने के बाद ये कहाँ चली जाएगी, दो अलग अलग कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। ठीक है, सुनना, माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो क्या बनाते थे, एक मिड बॉडी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, मिड बॉडी बना लेते हैं, और परिधि पर क्या करते हैं, संकुचनशील वलय का निर्माण करते थे, और वलय कौन करता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है इसका निर्माण कर रहे हैं। और साइटोकाइनेसिस जो होता है वो एनिमल सेल के अंदर कैसे होता है, अभी के अंदर प्रकार का होता है, यानी कि सेंट्रीपिटल प्रकार का होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए दूसरा हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है, कैसे बनती है, तो गोल्जी वेसाइकल्स होते हैं, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, इनको अपन फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, पहली चीज़ तो। दूसरा, गोल्जी वेसाइकल से कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट श्रावित होता है, जो सेल प्लेट पे आके जमा हो जाते हैं, जो कि मिडिल लेमिला में क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है वो कैसा होता है, अपकेंद्रीय होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल होता है। सिंपल इतनी सी बात है। वापस यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी वेसाइकल से वो सारी श्रावित होकर क्या बना लेगी, यहाँ पे जमाव करना शुरू कर देगी, धीरे धीरे जमाव करना शुरू करेगी, और ये इधर की तरफ फैलना शुरू करेंगे, यानी कि सेंट्रल से परिधि की तरफ फैलना शुरू करेंगे, और लास्ट में क्या बन जाएगी, एक सेल प्लेट बन जाएगी, और प्लेट बनने के बाद ये क्या हो जाएगी, यहाँ से अलग अलग दो कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, नोट में क्या है कि कुछ सेल्स में कैरियोकाइनेसिस होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, यानी कि कैरियोकाइनेसिस तो होगा, केंद्रक का विभाजन तो होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होगा, जिससे क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियस स्टेज बन जाता है, यानी कि केंद्रक तो कई बार विभाजन हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं हुआ, तो न्यूक्लियस जो एक से ज़्यादा होगा इसको हम पॉलीन्यूक्लियस स्टेज कहते हैं। ऐसी सेल को सिंसिशियम सेल यानी कि समकोशिका कहा जाता है, जैसे नारियल का तरल भ्रूणपोष। एंडोस्पर्म जो होता है नारियल का, कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, वो कौन सी कोशिका है, वो सिंसिशियम अवस्था यानी कि समकोशिका अवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आता है सी माइटोसिस। सी माइटोसिस का मतलब कहता है एबनॉर्मल स्पिंडल फॉर्मेशन। होता क्या, सुनना, ब्रैच नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि कॉल्चिसिन के प्रेरण से, यानी कि कॉल्चिसिन एक केमिकल है, उसके इंड्यूरेंस से क्या होता है कि माइटोसिस जो है वो रुक जाता है, समसूत्री विभाजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो जो स्पिंडल अपैरेटस के निर्माण में एबनॉर्मेलिटी उत्पन्न करता है, स्पिंडल अपैरेटस जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाता, उसकी एबनॉर्मेलिटी उत्पन्न होता है। और एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, तो गुणसूत्रों में बहुगुणन होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें पॉलीप्लॉइडी आना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सी माइटोसिस कह देते हैं। ठीक है, आगे क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो विकृत हो जाता है, विकृत होकर गोलाकार सहंती यानी स्फीरॉइड कॉम्पैक्ट मास बना लेता है। क्या बना लेता है, गोलाकार सहंती बनाता है, जिसे अपन स्फीरॉइड कॉम्पैक्ट मास कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पिक्नोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिक्नोसिस कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, पिक्नोसिस कहा जाता है। तो ये दो चीज़ थी जो ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में, वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे जो है माइटोसिस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस कंप्लीट हो जाए। अब हम इसके क्या देखते हैं, महत्व देखते हैं, यानी सिग्निफिकेंस देखते हैं। देखना, समसूत्री विभाजन के महत्व, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है इसकी, वो क्या है, इंपॉर्टेंस है, वो है इसका ग्रोथ। यानी कि माइटोसिस जो है वो क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है, यानी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, तो क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो लाइफ है वो शुरू होती है कैसे, जाइगोट से, यानी जो कि कैसे सिंगल सेल है, और धीरे धीरे वो मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल में बदल जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, माइटोसिस की वजह से हो रहा है, यानी कि कोशिका क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। दूसरा, टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन। यानी कि कोई भी ऊतक है वो क्या हो गया, वहाँ से चोट लग गई, हमारे मान के चलिए कहीं पे खरोंच लग गई, चोट लग गई, तो उससे टिश्यू को वहाँ से रिपेयर करना किसकी वजह से हो रहा है, वो माइटोसिस की वजह से हो रहा है। रीजनरेशन, कोई वहाँ पे कट लग गया, कट लगने के बाद वहाँ पे नई कोशिकाएं आएंगी, तो किसकी वजह से आएंगी, माइटोसिस की वजह से आएंगी। ठीक है, किसी भी घाव को भरने के लिए रीजनरेशन डैमेज लॉस्ट टिश्यू बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल टू रिप्लेस दैम। ठीक है, अगला सुना, सेल को रिप्लेस करने के लिए, सेल का रिप्लेसमेंट कैसे होता है, देखना, माइटोसिस कंटिन्यूसली रिप्लेस वर्न आउट डेड और डैमेज सेल। मान के चलिए कोई हमारी सेल है वो डेड हो गई,
हमारी बॉडी में कई सारी कोशिकाएं जो मृत होती रहती हैं धीरे धीरे, उनकी जगह नई कोशिकाएं आना, उस कोशिका को रिप्लेस करना किसकी वजह से हो रहा है? माइटोसिस की वजह से हो रहा है। जेनेटिक स्टेबिलिटी क्या है समझना, बाई प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल माइटोसिस मेंटेन द कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर एंड प्रिजर्व द जेनेटिक इंटीग्रिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सुनना, जो डॉटर सेल बनी वो आइडेंटिकल किसकी तरह है? पेरेंट सेल की तरह है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम है उनमें। अब मान के चलिए जैसे मेरे कहीं पे चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, और वहाँ पे यदि ये माइटोसिस नहीं हुआ और वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया या क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन आ गया तो होगा क्या? वहाँ पे जो हाथ वाली जो कोशिकाएं हैं वो तो नहीं बनेंगी, कुछ और बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए जेनेटिक स्टेबिलिटी कौन देता है? माइटोसिस देता है हमारे लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिकली आइडेंटिकल जो डॉटर सेल बन रही हैं वो कैसी हैं? बिल्कुल जेनेटिकली सेम है अपने पेरेंट्स की जैसी, ठीक है। अगला देखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें माइटोसिस जो है वो प्राइमरी मोड होता है उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे मैं बात करूँ अमीबा, ठीक है, जैसे मैंने बात करी अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। वो कैसा रिप्रोडक्शन करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो वो जब एक सेल से दो सेल बन रही हैं, एक सेल से दो सेल जब वो बन रही होती हैं तो उनमें भी जो उसकी ऑफस्प्रिंग है वो कैसी होती है? बिल्कुल, यानी कि उसकी जो संतति होती है वो कैसी आइडेंटिकल होती है, यानी कि अपने पेरेंट्स जैसी होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और माइटोसिस कैसे बिल्कुल सेम है। आगे सुनना, सेल साइज का रेगुलेशन क्या होता है? सुनना, द प्रोसेस हेल्प रीस्टोर द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। यानी कि मैंने आपको बताया था कि सेल डिवाइड करना क्यों शुरू करती है। तो सेल डिवाइड करना क्यों शुरू करती है? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस तो पड़ गया छोटा और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसको मेंटेन करने के लिए जैसे ही डॉटर सेल बनेगी तो वापस से न्यूक्लियस जितना था उतना रहेगा और सेल भी कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। सेल छोटी हो जाएगी तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन जरूरी है? सर्वाइवल के लिए कौन जरूरी है? ये माइटोसिस होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंस वो भी कंप्लीट हो जाते हैं और माइटोसिस बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें वीडियो को, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने मियोसिस है, जिसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। शब्द पे आप चाहिए। सूत्र का मतलब होता है गुणसूत्र और अर्ध का मतलब है आधे। रिडक्शन का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। यानी कि जो गुणसूत्र हैं उनमें रिडक्शन हो जाएगा, उनमें कमी आ जाएगी, वो आधे हो जाएंगे, ठीक है। नाम किसने दिया? तो फार्मर मूरे ने सबसे पहले इसका नाम दिया था। होता क्या है देखना, डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि डिप्लॉयड स्टेज में होती है, 2n स्टेज में होती है, होने वाला यह डिवीजन है जिनमें संतति जो होती है यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो डॉटर सेल बनेगी, उनमें गुणसूत्रों की संख्या जस्ट आधी हो जाएगी, यानी कि वो 2n से कैसी हो जाएंगी? n हो जाएंगी, हाफ हो जाएगा जस्ट नंबर। इसमें क्या होता है? तो दो बार विभाजन होता है। माइटोसिस में कितना होता है? एक बार विभाजन होता है, यहाँ पे दो बार विभाजन होगा। पहला जो विभाजन है, फर्स्ट जो डिवीजन है वो कैसा? वो रिडक्शनल डिवीजन होगा, M1 जिसे अपन कहते हैं। दूसरा जो विभाजन होगा वो माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसे अपन M2 कहेंगे। तो जो यदि आपसे कोई पूछे, हिंदी में आपसे लिखा आए क्वेश्चन में, जो लैंग्वेज लिखी आए वो कैसा पूछा जाएगा कि रिडक्शनल डिवीजन कौन सा होता है, प्रथम विभाजन है, द्वितीय विभाजन। तो आपको बताना है कि पहला विभाजन रिडक्शनल डिवीजन होता है, कमी वाला विभाजन होता है, ठीक है। चलिए रिजल्ट में क्या होता है कि एक 2n सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं, n सेल बनती हैं। ध्यान रखना कितनी सेल्स बनती हैं? 4 बनती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनेंगी। जो एक कोशिका होगी वो कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। और जो 4 कोशिकाएं बनेंगी वो कैसी होंगी? हैप्लॉयड होंगी। कैसी होंगी? हैप्लॉयड होंगी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें जो है मियोसिस के टाइप्स हैं अलग अलग, तो देखना सबसे पहले हम बात करेंगे गैमेटिक मियोसिस की। ये चीज़ें हैं आपको ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में देखने के मिलेंगी। गैमेटिक मियोसिस का मतलब क्या होता है? इसे टर्मिनल मियोसिस भी कहा जाता है। इसमें जो मियोसिस है जो टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड जर्म सेल टू फॉर्म हैप्लॉयड गैमेट्स, स्पर्म और एग। यानी कि ऐसा मियोसिस जिससे गैमेट्स बन रहे हों, जिससे क्या बन रहे हों? गैमेट्स बन रहे हों। और ये होता कहाँ पे? ये डिप्लॉयड जर्म सेल के अंदर होता है और उनसे क्या बनता है? हैप्लॉयड गैमेट्स बनते हैं, जैसे स्पर्म बनता है और एग बनता है। तो कोई आपसे पूछे ह्यूमंस के अंदर एग और स्पर्म का बनना कौन सा मियोसिस है, तो आपको बताना है गैमेटिक मियोसिस है, या फिर टर्मिनल मियोसिस भी आ सकता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे होता क्या? एसोसिएट विद द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से कैसे जुड़ा होता है? वेयर डिप्लॉयड स्टेज इज एन डोमिनेंट। यहाँ पे जो डिप्लॉयड स्टेज होती है यानी कि जो द्विगुणित अवस्था है वो कैसी होती है? प्रभावी होती है, डोमिनेंट होती है। ऑर्गेनिज्म की हम यहाँ पे बात करें कि किस किस ऑर्गेनिज्म में, जीवों में हमें देखने को मिलेगा, तो ये मोस्टली जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस भी इसमें इंक्लूडेड है, आपको ध्यान रखना है। तो कोई आपसे पूछे ह्यूमंस के अंदर कौन सा मियोसिस होता है, तो आपको बताना है टर्मिनल या फिर गैमेटिक मियोसिस होता है। आगे हम बात करते हैं, दूसरा होता है जाइगोटिक मियोसिस, जिसे इनिशियल मियोसिस भी कहा जाता है। मियोसिस अकर डायरेक्टली इन द जाइगोट, ऐसा मियोसिस जो कि डायरेक्ट ही जाइगोट के अंदर हो रहा है। यहाँ पे होता क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगी? डिप्लॉयड सेल बनेगी टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड सेल, यानी कि जाइगोट के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बन जाएगी? एक हैप्लॉयड सेल बन जाएगी, ठीक
ठीक है। लाइफ साइकिल की बात करें तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से एसोसिएटेड होता है, जहाँ पे हैप्लॉइड स्टेट कैसी होती है, डोमिनेंट होती है। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जैसे कुछ एल्गी हो गए, कुछ फंसाई हो गए, सम अदर हैप्लॉइड एडल्ट्स के अंदर ये देखने को मिलेगा, जाइगोट मियोसिस। ठीक है, चलिए अगला होता है स्पोरिक मियोसिस, जिसे इंटरमीडिएट मियोसिस भी कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले वो टर्मिनल जो लास्ट में होता है, इनिशियल यानी कि जो शुरू में होता है, इंटरमीडिएट जो बीच में होता है। डेफिनेशन की बात करें, ऐसा मियोसिस जो अकर होता है कि इसमें स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स के अंदर, जिससे अपन स्पोर मदर सेल कह देते हैं, जो कि प्रोड्यूस करती हैं किसको, हैप्लॉइड स्पोर को। ध्यान रखना है आपको, किसके अंदर होती हैं, स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती हैं, और कहाँ होता है ये, हैप्लॉइड सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या बनाती है, सॉरी हैप्लॉइड सेल बनाती हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो ये कहाँ होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जीवों के अंदर होता है। कॉमनली हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर होगा, जहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज दोनों ही मल्टीसेलुलर होती हैं। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कुछ प्लांट्स के अंदर देखने को मिला है, जैसे टेरिडोफाइटा हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए और एंजियोस्पर्म हो गए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके के 3 मियोसिस होने देखने, 3 प्रकार के मियोसिस होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं मियोसाइट्स। मियोसाइट्स क्या होती हैं, तो वे कोशिकाएं जिनमें मियोसिस होता है। ध्यान रखना है आपको, मियोसिस होता है जिन कोशिकाओं में, इनको क्या कहते हैं, मियोसाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पौधों में स्पोर मदर सेल्स होती हैं, ठीक है, इनमें माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं और मैक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मियोसाइट्स कौन सी होंगी, स्पोर मदर सेल्स को क्या माना जाएगा, मियोसाइट्स माना जाएगा, क्योंकि इनमें जब मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे और मैक्रोस्पोर का निर्माण होगा। ठीक है, यदि मियोसिस का हमें अध्ययन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रेडेस्केंशिया, धतूरा, बिसिया, जियामेज यानी कि मक्का और प्याज के यंग पोलन सेक्स में हमें जाना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, मियोसिस का अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि ये कहाँ होता है, जो हमारी जर्म सेल होती है वहाँ पे ये देखने को हमें मिलता है। चलिए मियोसिस फर्स्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले, और मियोसिस सेकंड की बात करेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट होता है वो कौन सा होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, हमने देख लिया था, इसको हेट्रोटाइपिक डिवीजन भी कहा जाता है। दूसरा, मियोसिस फर्स्ट 4 स्टेज के अंदर होता है। पहले होती है प्रोफेज फर्स्ट, फिर होती है मेटाफेज फर्स्ट, फिर होती है एनाफेज फर्स्ट, फिर होती है टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट इसमें सबसे लंबी प्रावस्था होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे जटिल होती है। इसको आगे 5 उप अवस्थाओं में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, 5 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। कौन सी, सबसे पहले लेप्टोटीन होती है, फिर जाइगोटीन होती है, फिर पैकाइटिन होती है, फिर डिप्लोटीन होती है और लास्ट में डाइकाइनेसिस होती है। इसके बाद जैसी डाइकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी, तुरंत कौन इंटर कर जाएगा, मेटाफेज फर्स्ट में इंटर कर जाएगा, फिर एनाफेज फर्स्ट में आएगा, फिर टीलोफेज फर्स्ट में आएगा, फिर प्रोफेज सेकंड में आ जाएगा, फिर मेटाफेज में आ जाएगा, फिर एनाफेज सेकंड में आ जाएगा, फिर टीलोफेज सेकंड में आ जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं किसकी बात, मियोसिस फर्स्ट के बाद कौन आएगा, मियोसिस सेकंड आएगा। इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, इनकी समसूत्री विभाजन भी हम इसको कह सकते हैं, समान विभाजन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कमी होगी। इक्वेशनल का मतलब क्या होगा, समान होगा, जैसा पेरेंट्स है ऐसी ही डॉटर बनेगी। हेट्रोटाइपिक डिवीजन होता है मियोसिस फर्स्ट, और ये कैसा था, होमोटाइपिक डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं, तो प्रोफेज होती है उसको सेकंड कह देते हैं, एनाफेज होती है उसको सेकंड कह देते हैं, एनाफेज उसको सेकंड कह देते हैं, टीलोफेज होती है उसको सेकंड कह देते हैं। चलिए हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो ये सबसे लंबी व सबसे जटिल अवस्था है, मैंने आपको बता दिया था। इसमें होता क्या है, गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसको 5 उपप्रावस्थाओं में बांटा गया था। सबसे पहले लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकाइटिन है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है। ठीक है, देखना सबसे पहले हम बात करेंगे लेप्टोटीन के बारे में। किसकी बात करेंगे, लेप्टोटीन के बारे में। लेप्टोटीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है कहाँ से, जैसे ही इंटरफेस अपना कंप्लीट होता है। जैसे ही कौन कंप्लीट होता है, इंटरफेस अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद जो कोशिका है वो कहाँ एंटर कर जाती है, लेप्टोटीन के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि केंद्रक जो है वो आकार में क्या करता है, वृद्धि कर जाता है। केंद्रक क्या कर जाता है, आकार में वृद्धि कर जाता है, और यहाँ से जो क्रोमोसोम है वो कैसा होना शुरू हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, यानी कि वही चीज़ शुरू हो जाएगी जो प्रोफेज फर्स्ट में हो रही थी, हमने पहले पढ़ा था। लेकिन उस प्रोफेज फर्स्ट की पहली अवस्था कौन सी बनेगी, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होगा कि यहाँ से जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रावस्था को बुके या फिर गुलदस्ता अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि जब इसको ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल एक गुलदस्ते में बने हुए हैं, एक बुके यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद होगा क्या कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो थोड़े पतले दिखाई देते हैं, थोड़े लंबे दिखाई देते हैं, और जिन पर अधिक संख्या में मोती जैसी संरचना दिखाई देती है। वो मोती जैसी संरचना क्या है, वो क्रोमोमियर्स हैं। क्या है, क्रोमोमियर्स हैं। ठीक है, अब सुनना, इसके बाद होगा क्या कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो हमें क्लियरली विजिबल होना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज़, धागे जैसी संरचना कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको आप देख रहे होंगे, इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं, एक एक क्रोमेटिड्स है, दोनों क्रोमेटिड्स हैं अलग अलग। लेप्टोटीन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद दूसरी प्रावस्था आ जाएगी जिसको अपन कहते हैं जाइगोटीन। दूसरी प्रावस्था आ जाएगी कौन सी, जाइगोटीन। जाइगोटीन में एक मोस्ट कॉमनली चीज़ होती है जिसे अपन कहते हैं, एक तो होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। होमोलोगस का मतलब समझना, होमोलोगस का मतलब क्या होता है, जिनमें एक जैसी सिस्टर क्रोमेटिड पाई जाती हैं। ठीक है, एक जैसी सिस्टर क्रोमेटिड पाई जाती हैं, और दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में क्या करना है, यहाँ पे शुरू होना, सॉरी अटैच होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इस क्रोमोसोम्स का पहला जीन पहले जीन के साथ, दूसरा जीन दूसरे जीन के साथ, तीसरा जीन तीसरे जीन के साथ, चौथा जीन चौथा जीन के साथ। इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं इसको अपन कहते हैं सिनेप्सिस फॉर्मेशन।
क्या कहते हैं, सिनेप्सिस फॉर्मेशन, और इससे कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। आप भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग क्रोमोसोम थे, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे, दोनों क्या हो रहा है, अटैच होना शुरू हो रहे हैं, एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, एक दूसरे से चिपक रहे हैं। इसको कहा जाता है क्या, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना है आपको। कोई आपसे पूछे कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, तो आपको बता देना है जाइगोटीन के अंदर बनता है। कहाँ बनता है, जाइगोटीन के अंदर बनता है। एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा सीधा सीधा, ठीक है। अब ये जो बन रहे हैं, ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जो समजात यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, समजात जो गुणसूत्र हैं, एक दूसरे से जो जुड़ रहे हैं, वो किसकी वजह से जुड़ रहे हैं, तो इनमें एक फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है, उसको हाइड्रोडायनेमिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको अपन कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। हाइड्रोडायनेमिक फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, ठीक है। इसको हिंदी के अंदर कहा जाता है जलीय गतिज बल। अब सुनना, ये जो पेयरिंग हो रही है, ये 3 प्रकार से होती है। ये जो पेयरिंग हो रही है 3 प्रकार से होती है। मैं वापस आपको बता देता हूँ किस प्रकार से हो रही है, देखना। 3 प्रकार से कैसे होगी। सबसे पहला प्रकार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहला प्रकार होता है प्रोसेंट्रिक। सबसे पहला प्रकार होता है कौन सा, प्रोसेंट्रिक, ठीक है। प्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार का जो जोड़ा बनेगा, इस प्रकार का जोड़ा बनेगा, इनमें होगा क्या, सेंट्रोमियर से बनना शुरू होगा जोड़ा। यानी कि जैसे मान के चलिए ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मैंने दूसरा क्रोमोसोम बनाया यहाँ पे, ये मैंने दूसरा क्रोमोसोम बनाया। तो सबसे पहले जब अटैच होंगे तो पहले इनका सेंट्रोमियर वाला भाग अटैच होगा। आ रही बात समझ में। इसको कहते हैं कौन सा, प्रोसेंट्रिक। सेंट्रिक हमें पता चल गया, प्रोसेंट्रिक नाम से पता चल रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे सामने कौन सा, प्रो टर्मिनल। कौन सा आता है, प्रो टर्मिनल, ठीक है। कौन सा है, प्रो टर्मिनल। प्रो टर्मिनल में होता क्या है, सुनना। वापस मैं बना देता हूँ क्रोमोसोम। जैसे मान चलिए ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम क्रोमेटेड है, ठीक है, एक क्रोमोसोम बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बना, एक ये बना, एक ये बना। अब होगा क्या, यहाँ से टर्मिनल से इनका अटैचमेंट शुरू होगा। सबसे पहले इस हिस्से से ये जुड़ेंगे, ठीक है। या तो इससे जुड़ेंगे या फिर इससे जुड़ेंगे, किसी एक, दोनों तरफ से किसी भी हिस्से से जुड़ सकते हैं, यानी कि टर्मिनल से वो जुड़ेंगे। तीसरा तीसरा प्रकार जब ये सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसको कहते हैं लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड, ठीक है। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि पूरा क्रोमोसोम है, ये पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है पूरा, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, और दोनों कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये किसी भी पॉइंट से जुड़ना शुरू कर सकते हैं, या तो यहाँ से जुड़ेंगे, या यहाँ से जुड़ेंगे, या यहाँ से जुड़ेंगे, या यहाँ से कहीं से भी जुड़ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए इन्होंने जुड़ने के लिए ये वाला पॉइंट चुना, इन्होंने जुड़ने के लिए ये वाला पॉइंट जुड़ा, तो जब तक ये ऊपर से पूरे नहीं जुड़ जाएं और जब तक नीचे से पूरे नहीं जुड़ जाएं, तब तक ये सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट नहीं होगा, तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। आगे बात आपको समझ में, एक बिल्कुल चेन की तरह से सिस्टम चलेगा। जैसे अपन चेन लगाते हैं तो सबसे पहले इन दोनों को अटैच करते हैं, अटैच करने के बाद उस जो लड़ी होती है उसको ऊपर की तरफ खींचते तो चेन लगती जाती है ना, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स 3 प्रकार से बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, सबसे पहले सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा कि कौन सा बल यहाँ पे काम करता है, तो हाइड्रोडायनेमिक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अगली स्टेज आती है हमारे सामने, कौन सी, पैकाइटिन स्टेज। कौन सी स्टेज आती है, पैकाइटिन स्टेज। पैकाइटिन स्टेज में कौन सा होता है, क्रोमोस क्रॉसिंग ओवर होता है। ध्यान रखना आपको, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और यहाँ पे टेट्राइड अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। अब ध्यान रखना, जो टेट्राइड है वो बन कहाँ जाता है, टेट्राइड बन तो यहीं जाता है, बन तो यहीं जाता है, लेकिन स्पष्टली कहाँ विजिबल होता है। तो कोई आपसे पूछे कि जो टेट्राइड बना है वो कहाँ स्पष्ट दिखेगा, तो आपको बताना है पैकाइटिन के अंदर दिखाई देगा। इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, सुनना। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, इसको याद करने का तरीका सुनना, सी और सी। पैकाइटिन में भी सी आ रहा है और कहीं भी सी नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं पांचों में से। और क्रॉसिंग ओवर में भी सी आ रहा है, तो पैकाइटिन के अंदर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनमें क्या होगा, डीएनए का एक्सचेंज होगा। यानी कि आप यहाँ पे देखना चित्र में, डायग्राम में आप देखोगे कि ये जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, इसकी जो नॉन सिस्टर भाग है इस पर क्या आ गया, थोड़ा सा ऑरेंज वाला भाग आ गया, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे इस रेड वाले पोर्शन पे आप देखेंगे ये रेड वाला था, ये सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स बना, और यहाँ पे ब्लू वाला भाग आ गया। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या आ गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। लाल वाले का नीले वाले के पास, नीले वाले का लाल वाले के पास। और ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, ये जो पोर्शन आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये है सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स। क्या है, सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब सुनना, जैसे ही आगे डिप्लोटीन में कोशिका वृद्धि करेगी, जैसे ही डिप्लोटीन की तरफ जलेगी, तो डिप्लोटीन टीन की तरफ जैसे ही जाएगी तो यहाँ पे सिनेप्सिस जो है वो एंड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आपको पिंक कलर का एरिया दिखाई दे रहा था बीच में से, वो गायब हो गया है। आप देखें बीच में से जो पिंक कलर का एरिया था वो क्या हो गया, गायब हो गया। गायब हो गया, लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर है वो अभी भी बना हुआ है। क्रॉसिंग ओवर अभी बना हुआ है। आप देखेंगे ब्लू वाले पे क्या है, पिंक वाला हिस्सा है, और पिंक वाले पे थोड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। यानी कि क्रॉसिंग ओवर अभी भी चल रहा है। और ये जो क्रॉस बन रहा है, ये जो क्रॉस बन रहा है, मैं वापस यहाँ पे बना देता हूँ, ये जो क्रॉस बन रहा है, ये जो क्रॉस बन रहा है, जो एक्स जैसी संरचना बनाई दिखाई दे रही है हमें, क्रॉस बनाई देगा, इसको कहा जाता है काइज्मा।
क्या कहा जाता है, काइज़्मा कहा जाता है, ध्यान रखना। तो कोई आपसे पूछे कि काइज़्मा कहाँ दिखाई देता है, तो आपको बताना है डिप्लोडीन के अंदर दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? डिप्लोडीन के अंदर दिखाई देता है। ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ेगा डाइकाइनेसिस के अंदर, डाइकाइनेसिस के अंदर आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, प्रोफेज जो है यहाँ पे एंड हो रही है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि आप देखें कि यहाँ पे अभी भी क्रॉसिंग ओवर काइज़्मा बना हुआ है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। जो स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अब वो डॉटेड होना शुरू हो रही है, यानी कि अब यहाँ से ये हटेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे यहाँ से हट जाएगी, तुरंत कहाँ चला जाएगा, मेटाफेज स्टेट में ये चीज़ चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? मेटाफेज में चली जाएगी। मेटाफेज के अंदर जाएगी तो यहाँ पे देखना, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर वापस मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या, क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए एंड द न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका है। अब होगा क्या, यहाँ पे आप देखना मेटाफेज के अंदर हुआ क्या, मेटाफेज फर्स्ट यहाँ पे चल रही है, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू द इक्वेटर ऑफ द सेल। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं इक्वेटर पे आके क्या हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। इक्वेटर पे आके जमा हो गए, वही चीज़ चलेगी जो पहले चल रही थी। यहाँ से क्या निकलेगा, स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकले, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकले, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकले, स्पिंडल फाइबर निकले। निकलने के बाद जैसे ही एनाफेज फर्स्ट आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। अब जब देखना एनाफेज के अंदर जब ये स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ इनको खींच रहे हैं, स्पिंडल फाइबर इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, स्पिंडल फाइबर इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आप देखेंगे रेड पे एक ब्लू वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, और रेड पे एक ब्लू वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, और ब्लू पे एक रेड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स को दूसरे साइड में अपोजिट कर दिया जाएगा, एक दूसरे से अलग अलग कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लू में एक रेड दिखाई दे रहा है, ब्लू में रेड दिखाई दे रहा है, और रेड में एक ब्लू दिखाई दे रहा है। ये कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और ये कैसी हैं, सिस्टर क्रोमेटिड है। आगे बात आपको समझ में, यानी कि यहाँ से दो अलग अलग पोल बन जाएंगे, दो अलग अलग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स का नंबर कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अभी तक। अब क्या होगा, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव कर गए, अब क्या होगा, टीलोफेज फर्स्ट आ जाएगी, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। टीलोफेज फर्स्ट में हमने क्या देखा था, क्रोमोसोम्स जो है गैदर हो जाएंगे, एक पोल पे जाके बन जाएंगे, और साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड हो जाएगा। और जो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बनना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। वापस से बनना क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गया, यहाँ पे टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गई। जैसे ही टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होगी, अब वापस से प्रोफेज फर्स्ट बनना शुरू हो, प्रोफेज सेकंड यहाँ पे शुरू हो जाएगी। सुनना, यहाँ से ये दो अलग अलग कोशिकाएं बट गई, दो कोशिकाएं बट गई, हुआ क्या, सुनना, एक यहाँ पे क्या बनी थी, एक सेल थी। क्या थी, एक सेल थी। एक सेल से कितनी सेल बनी सर, एक सेल से कितनी सेल बनी, एक सेल से कितनी सेल बनी, एक सेल से दो सेल बनी। कितनी सेल बनी, दो सेल बनी। तो ये कौन सा हुआ, ये मियोसिस फर्स्ट हुआ। ये मियोसिस कौन सा हुआ, फर्स्ट हुआ। अब म्यूसिस सेकंड होगा तो इस सेल से कितनी सेल बनेंगी, दो सेल बनेंगी, और इस सेल से कितनी सेल बनेंगी, दो सेल बनेंगी। ठीक है, यहाँ पे यदि 2n था तो ये कितने हुए, nn हुए, ये कितने हुए, nn हुए। और यहाँ पे जो म्यूसिस सेकंड होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, माइटोटिक डिवीजन की तरह होता है, माइटोटिक डिवीजन की तरह होता है। तो जितना n था, क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आ रही है बात आपको समझ में। तो 2n से कितने बने, n बने, और वापस कितने आ गए, n आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे टीलोफेज फर्स्ट के अंदर दो कोशिकाएं यहाँ पे बन चुकी हैं, साइटोकाइनेसिस हो चुका है, यहाँ पे ये दो कोशिकाएं बन चुकी हैं। अब हम एक कोशिका की बात करेंगे जो कि म्यूसिस सेकंड करवाएगी, जो क्या करवाएगी, म्यूसिस सेकंड करवाएगी। देखना, ये दो अलग अलग कोशिकाएं हैं, दो अलग अलग कोशिकाएं हैं। अ न्यू स्पिंडल फॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम्स, अब वापस से स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होगा। वही मेटाफेज सेकंड चलेगा, बिल्कुल जैसे माइटोटिक में चल रहा था, माइटोटिक डिवीजन में मेटाफेज बन रही थी। वही स्पिंडल फाइबर वापस से यहाँ पे आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इनके काइनेटोकोर से वापस अटैच हो जाएंगे, काइनेटोकोर से वापस अटैच हो जाएंगे, काइनेटोकोर से वापस अटैच हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे और एनाफेज सेकंड आ जाएगा, एनाफेज सेकंड में क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग अलग हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग हो रहे हैं। अलग अलग होने के बाद टीलोफेज सेकंड के अंदर एंट्री कर जाएंगे, और टीलोफेज एंट्री करने के बाद यहाँ से वापस से साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, वापस से साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, और दो कोशिकाओं से कितनी बन गई, चार कोशिकाएं बन गई। इस एक से कितनी बनी, एक ये बनी एन, एक ये बनी एन, इस एक से कितनी बनी, एन और एन, यानी कि टोटल कितनी बनी, चार बनी। कितनी बनी, चार बनी। वापस से देखना फिर से, प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू हुए। सबसे पहले जो क्रोमेटिन फाइबर थे वो कंडेंस होना शुरू हुए। यहाँ पे सेंट्रोल जो है वो बनना शुरू हुए प्रोफेज फर्स्ट में। बिल्कुल मेटाफेज में क्या हुआ, ये बिल्कुल प्लॉट बिल्कुल कहाँ आ गए, मेटाफेज प्लेट पे आ गए। प्रोफेज में ही क्या हो गया, इनमें क्रॉसिंग ओवर हो गया, स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। मेटाफेज प्लेट पे आए तो दोनों क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर दिया गया, दो क्रोमोसोम्स के जोड़े हैं उनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। दो क्रोमोसोम्स बन गए, दो क्रोमोसोम्स बन गए। अब जितने भी दो दो क्रोमोसोम्स थे उनके सिस्टर क्रोमेटिड को अलग अलग किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके सिस्टर क्रोमेटिड को क्या किया जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है। और यहाँ से कितनी कोशिकाएं बन गई, चार कोशिकाएं बन गई। इस तरीके से मियोसिस सेकंड जो है, या फिर मैं बात करूँ जो मियोसिस है, मियोसिस है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके महत्व की बात कर लेते हैं कि मियोसिस का महत्व क्या है।
तो देखना, मियोसिस जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल और गैमेट दैट आर रेस्पॉन्सिबल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन जरूरी है, गैमेट्स का रिप्रोडक्शन फॉर्मेट जरूरी है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, मियोसिस का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सुनना, मान के चलिए कोई पेरेंट है, क्या है, कोई पेरेंट है, उस पेरेंट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, उस पेरेंट के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। यदि मियोसिस ना हो और क्या हो जाए, माइटोटिक डिवीजन हो जाए, तो दो कोशिकाएं बनेंगी, उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 46 क्रोमोसोम्स ही आएंगे। अब होगा क्या, जैसे ही मान चलिए ये फादर के अंदर 46 हैं, ये मदर के अंदर 46 हैं, और जब इनका निषेचन होगा, जाइगोट हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जो कि टोटली क्या है, रॉन्ग है, जो क्या है, टोटली रॉन्ग है। तो होगा क्या, सुनना, सबसे पहले 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इनको 23 करना आवश्यक है, 23 मेल के अंदर, 23 फीमेल के अंदर। जब ये 23 स्पर्म के अंदर हैं और ये 23 एग के अंदर हैं, एग के अंदर हैं, वापस जब इनका निषेचन होगा तो टोटली कितने बनेंगे, 46। तो जो संतति उत्पन्न हो रही है उसके अंदर कितने हो रहे हैं, 46। तो पेरेंट्स के अंदर कितने थे, 46, और बच्चे के अंदर भी कितने हैं, 46। तो जो नंबर है वो बराबर है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। तो गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए कौन जरूरी है, मियोसिस जरूरी है। ये क्या करता है, एक्टिवेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स सेल एंड डीएक्टिवेट द स्पोरोफाइटिक इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, जो सेक्स सेल के डेवलपमेंट है उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का काम करता है। ये क्रोमोसोम्स के नंबर को कंसिस्टेंट बना के रखता है, ये मैंने अभी आपको ऊपर समझा ही दिया। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज द क्रोमोसोम्स नंबर डबल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये नंबर डबल हो जाता है, डबल हो जाएगा तो 46 92 हो जाएंगे, जो कि गलत है। तो 23 को 46 करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक रिडक्शनल डिवीजन कराना पड़ेगा। इसमें होता क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। यानी कि यहाँ पे होता क्या है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम काम करता है, जो मैटरनल और पेरेंटल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आराम से यहाँ पे प्रोसेस हो जाती है। द क्रोमोसोम्स एंड ही ट्रेट्स कंट्रोल बाई देम एंड रीशफल्ड। यहाँ पे होता क्या है कि जो मदर के और फादर के जो लक्षण आ रहे हैं, वो लक्षण किससे आ रहे हैं, क्रोमोसोम से आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो रीशफल्ड हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर से क्या हो जाता है, रीशफल्ड हो जाते हैं। तो हमारी जो संतति है, जो संतति उत्पन्न हो रही है, उसके अंदर विभिन्नताएं आने का चांस बन जाता है, वेरिएशंस आने का चांस बन जाता है। द जेनेटिक म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू irregularities in cell division by meiosis. The mutations that are beneficial are carried by natural selection. यानी कि जब इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं सेल डिवीजन के अंदर, म्यूसिस हो रहा है, तो म्यूसिस में क्या होगा, म्यूटेशन हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो क्रोमोसोम्स आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। तो ये जो म्यूटेशंस होते हैं कैसे होते हैं, बेनिफिशियल हो रहे हैं हमारे लिए, और नेचुरल सिलेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं, कि अच्छे से अच्छे जो ट्रेट्स होते हैं, अच्छे से अच्छे जो गुण होते हैं वो संतति में हमारे आ सके। क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, प्रोड्यूस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स एंड वेरिएशंस। यानी कि नए लक्षणों के लिए, नई भिन्नताओं के लिए क्या जरूरी है, क्रॉसिंग ओवर आना जरूरी है। ये महत्व है किसके, सिग्निफिकेंस है किसके, मियोसिस के। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, सुनना। सबसे पहले माइटोसिस और इधर है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि जो माइटोसिस है वो सभी सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। मियोसिस जो है वो केवल और केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसके पर्पस की बात करें तो माइटोसिस से ग्रोथ और रिपेयर के लिए होती है, और मियोसिस किस लिए होता है, गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। सिनेप्सिस की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कोई भी सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, कोई भी सिनेप्सिस नहीं होता, यहाँ पे सिनेप्सिस प्रेजेंट होती है, सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और कहाँ बनता है, जाइगोटिन के अंदर बनता है, आपको पता होगा। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नहीं होता, एब्सेंट होता है, और क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसके अंदर होता है, पैकाइटिन के अंदर होता है। मेटाफेज यहाँ पे क्या होती है, सुनना, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड रैंडमली एट मेटाफेज प्लेट। और यहाँ पे मेटाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप एडजेंक्टेंट टू ईच अदर एट द मेटाफेज प्लेट। ध्यान रखना है। एनाफेज की बात करें तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, और एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो रहे हैं। नंबर ऑफ डिवीजन एक होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, दो हैं, मेटाफेज फर्स्ट, सॉरी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। नंबर ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस कितनी होती हैं, दो, यहाँ पे नंबर ऑफ डॉटर सेल कितनी प्रोड्यूस होती है, चार। क्रोमोसोम नंबर द डॉटर सेल डिप्लॉइड, यानी कि 2n तो पेरेंट्स के अंदर होते हैं, तो 2n डॉटर के अंदर भी होती है। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं, जस्ट हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। 2n पेरेंट्स है, तो डॉटर सेल बनेंगी वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी, n होगी। जेनेटिक कंटेंट क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, यानी कि जैसा पेरेंट्स है ऐसी ही क्या होगी, डॉटर सेल होगी। लेकिन जेनेटिक कंटेंट यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, जैसा पेरेंट है उससे जस्ट डिफरेंट होगी उसकी डॉटर। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशंस यहाँ पे नहीं पाए जाते, क्योंकि कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस पाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं माइटोसिस और मियोसिस की, और हमारी जो पहली यूनिट है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसमें हमने क्या पढ़ा, सुनना, सेल साइकिल को कंप्लीट पढ़ लिया, सेल साइकिल कैसे होती है। दूसरी बात, हमने माइटोटिक डिवीजन को पढ़ लिया, मियोसिस को पढ़ लिया, उनकी सिग्निफिकेंस पढ़ लिए, और उनके डिफरेंस पढ़ लिए। ठीक है, इस तरीके से आपकी यूनिट का पहला जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पहला टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए
आगे बात करें, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर आके मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया है, आपको कुछ इन्हेंसमेंट हुआ है आपकी नॉलेज में, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको लग रहा है वैसा, ठीक है। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, ये नोट्स चाहिए, या फिर ये वाली जो आपको पीडीएफ चाहिए, इसके अलावा जिन पीडीएफ की मैं आपको बात कर रहा था, सीबीएच बुक की आपको पीडीएफ टॉपिक वाइज में देने की बात कर रहा था, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस यूज़र नेम को सर्च कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या फिर आप इस QR कोड को क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।